जोधपुर के एक व्यस्त चौराहे पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ था। गाड़ियों की लंबी जाम लगी हुई थी, लेकिन उसकी कोई परवाह किए बिना एक लड़की चौराहे पर खड़ी एक रोल्स रॉयस के शीशे को हॉकी स्टिक से चकनाचूर कर रही थी। लड़की का चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, लेकिन उसकी बाहर झांकती आंखों में अंगारे बरस रहे थे। वो गुस्से में बड़बड़ाई, नौका दिखाता है मेरे सामने, मैं भी देखूं कि कितना बड़ा रईस है। वहीं कुछ दूर आगे एक दूसरे रोल्स रॉयस में बैठा एक लड़का ये सब बैक मिरर से देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने दोस्त शुभम की तरफ देखकर बोला, दूसरी गाड़ी भेजो। शुभम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, राज ये सब क्यों? जाने देते हैं ना, बहुत हो गया। एक गाड़ी तो पहले ही तोड़ चुकी है, दूसरी तोड़ रही है। वो लड़का बोला, मुझे किसी का गुस्सा पसंद नहीं है, लेकिन इस लड़की का गुस्सा पसंद आने लगा है। इसकी आंखों में वो जिद नजर आ रही है जो मुझ में है। मुझे इसकी हद देखनी है। शुभम कुछ नहीं बोल पाया और उसके पीछे खड़े काफिले की तीसरी गाड़ी को चौराहे पर जाने का ऑर्डर दिया। उस गाड़ी से भी लोग नीचे उतरे और खाली गाड़ी को वहां ले जाया गया। अपने सामने एक और गाड़ी देखकर वो लड़की भड़क गई और उसे भी हॉकी स्टिक से चकनाचूर करने लगी। लेकिन वो लड़की ऐसा क्यों कर रही थी और क्या है उस लड़की और लड़के के बीच का टशन? ये जानने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे जाना होगा। राजस्थान के जोधपुर जिले की एक छोटी सी तहसील है बिलाड़ा। यहाँ एक डबल मंजिल घर में सामानों की पैकिंग हो रही थी। घर के मुखिया विक्रम पुरोहित जी की पत्नी दीपिका हॉल में आती हुई बोली, लगभग सारी पैकिंग हो गई है, लेकिन आपकी लाडली उदास है, कह रही है कि बिलाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाना है। विक्रम जी बोले, छोड़ना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा ट्रांसफर हुआ है जोधपुर, तो जाना ही होगा। दीपिका चिंतित होकर बोली, सुनिए ना, जोधपुर तो बहुत बड़ा शहर है, ऐसे में अपनी बच्ची को लेकर बाहर रहना सुरक्षित नहीं होगा। बच्ची बहुत सुंदर है हमारी, ऐसे में किसी की भी बुरी नजर पड़ सकती है। विक्रम जी बोले, दीपी हमारी बच्ची समझदार है, उसकी चिंता मत करो। वैसे भी कौन है जोधपुर में जो हमारी बच्ची का ही इंतजार कर रहा होगा। अच्छे से पैकिंग करो, हमें शाम को ही जोधपुर के लिए निकलना है। सुनो, मुझे कुछ पेपर्स कलेक्ट करने हैं, तो तुम अपनी गाड़ी से निकल जाना, मैं शेयरिंग से आ जाऊंगा। अच्छी सोसाइटी में घर मिल गया है और सोसाइटी सेक्रेटरी बोला है आज ही शिफ्ट करने को, तो तुम दोनों को अकेले ही निकलना होगा। वहीं घर के गार्डन में रंग बिरंगे फूलों के सामने एक सुंदर कन्या खड़ी थी, जिसकी झील सी गहरी आंखों में पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। उसके पतले रसीले होंठों की मुस्कान गायब थी। अपनी बच्ची को देखकर दीपिका जी खुद से बोली, कुछ समय बाद ये 17 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसका मासिक धर्म भी शुरू नहीं हुआ है। डॉक्टर्स के पास भी इसका जवाब नहीं है, पता नहीं क्या भविष्य होगा इसका। इतना कहकर दीपिका जी उसके पास आई और प्रेम से बोली, श्वारणी भले ही 16 वर्ष की थी, लेकिन उसका शरीर 20-22 साल की लड़की जैसा दिखता था। ऊपर से हाइट भी अच्छी खासी थी, तो काफी ज्यादा सुंदर और हसीन दिखती थी। इसी बात से उसके माता पिता डरते थे। अपनी माँ की आवाज सुनकर श्वारणी ने उनकी तरफ पलटकर देखा। दीपिका जी ने तुरंत श्वारणी के लंबे बालों का जुड़ा बना दिया और बोली, खुले बाल मत करो और कहीं बाहर जाएं तब तो बिल्कुल भी नहीं, चेहरे को भी ढककर रखना। अपनी माँ की बात सुनकर वो मीठी आवाज में बोली, जो अतीत में हुआ था उसे आप भूल जाइए। ऐसे कई लड़के आते जाते रहते हैं, लेकिन सच कहें तो हमें जोधपुर नहीं जाना है। उसका इतना ही कहना था कि गार्डन में आता हुआ उसका 9-10 साल का छोटा भाई शौर्य उसे छेड़ते हुए बोला, क्यों, जोधपुर तुम्हारा ससुराल है क्या दीदी, जहाँ कोई हैंडसम और डैशिंग लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। शौर्य की बात सुनकर श्वारणी उसे घूरते हुए बोली, आज ये बचेगा नहीं हमसे। इतना कहते ही श्वारणी शौर्य के पीछे भागने लगी और दोनों भाई बहन का हंगामा शुरू हो गया। कुछ देर बाद थक कर श्वारणी एक सोफे पर बैठी तो शौर्य बोला, दीदी अगर प्यास लगी हो तो पीछे पानी रखा है ग्लास में, पी लो। श्वारणी ने बिना कुछ सोचे समझे ग्लास उठाया और सारा पानी पी गई। ये देखकर शौर्य मन ही मन खुश होता हुआ बोला, मैंने तो इसमें नींद की गोली मिलाई थी, अब दीदी गाड़ी में नींद पूरा करेंगी और मैं मम्मा के मोबाइल में गेम खेलूंगा। वहीं दीपिका जी अपने बेटे को देखते हुए मन में बोली, हे शिव जी, जोधपुर में हम चारों शांति से रहें, वहाँ कोई ऐसा इंसान न हो जिसका मुकाबला हम नहीं कर पाए। दीपिका जी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वे इस बात से अनजान थी कि जोधपुर शहर में ही उन सबकी जिंदगी में आने वाले तूफान की एंट्री होने वाली थी। कुछ ही देर में दीपिका जी श्वारणी और शौर्य के साथ जोधपुर के लिए निकल गई। वहीं कुछ समय बाद जोधपुर के महाराजा सूरजमल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। उसका दरवाजा खोला गया तो उसमें से सबसे पहले 2 बॉडीगार्ड्स बाहर आए और दोनों दिशाओं में खड़े हो गए। तभी एक बेहद आकर्षक और शानदार व्यक्तित्व का इंसान अपने हाथ को डरावने तरीके से मोड़ते हुए जेट से बाहर आया और एटीट्यूड से नीचे उतरने लगा। उसने डार्क ब्लैक जीन्स, ब्लैक हुडी, चेहरे पर काला मास्क, चश्मा और सर पर कैप लगाए अपनी शान और गुरूर से आगे बढ़ना शुरू किया। उसके पीछे उसका दोस्त शुभम राठौड़ भी उतरा। आज 1 साल बाद उस शख्स ने जोधपुर की भूमि पर अपने कदम रखे थे। उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली तो उसके हाथों की नसें फूलने लगी। जोधपुर की हवाएं अब किसी अजनबी का एहसास करवा रही थी, जो जोधपुर में आ चुका था, जिसकी मौजूदगी जरूर कुछ तूफानी और जुनूनी करवाने वाली थी इस शख्स से। शुभम उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, राजे सीधे घर ही जाना है आपने पुराने अड्डे पर। आगे चलते हुए उस शख्स ने अपनी उंगली से कुछ इशारा किया, जिसका मतलब समझकर शुभम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने राजे के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों बॉडीगार्ड्स बड़ी चालाकी और सावधानी से उस शख्स के इर्द गिर्द चलने लगे। एयरपोर्ट के बाहर आते ही उसके लिए एक रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी थी। गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला, तभी पीछे 1-2 रिपोर्टर्स की आवाज आई, ये तो मिस्टर विग्रहराज सूर्यवंशी है। ओह माय गॉड! रिपोर्टर उस तक पहुंचते इससे पहले ही विग्रहराज वहां से चला गया। रिपोर्टर तो देखते ही रह गए और बोले, इस बंदे को कुछ समझ नहीं सकता, इतने जिद्दी और जुनूनी है कि क्या ही बताऊं। मात्र 25 वर्ष की उम्र में एक जाना पहचाना नाम है बिजनेस फील्ड में इनका। मेरा एक ही सपना है कि मैं एक बार इस जिद्दी और जुनूनी इंसान का इंटरव्यू लूं। वहीं एयरपोर्ट से निकलकर विग्रहराज की काली रोल्स रॉयस शहर की चौड़ी सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी। पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला था, जिसमें उसके बॉडीगार्ड्स बैठे थे। 1 साल बाद जोधपुर की हवा में लौटकर विग्रहराज का मन बेचैन हो रहा था। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी पुराने अड्डे की तरफ मोड़ो और रफ्तार बढ़ाओ। ड्राइवर ने तुरंत उसकी बात मानी और गाड़ी को मोड़ दिया। तभी अचानक सामने की सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ और ट्रैफिक दिख रहा था। गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी, लेकिन सामने एक हल्की पीले रंग की स्विफ्ट गाड़ी थी जो अचानक बीच चौराहे पर रुक गई। ड्राइवर ब्रेक लगा था, इससे पहले ही रोल्स रॉयस का बम्पर उस स्विफ्ट गाड़ी के पिछले हिस्से से हल्का सा टकरा गया। पीछे की गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे और लोग चिल्लाने लगे। तभी स्विफ्ट गाड़ी का दरवाजा खुला और एक महिला बाहर आई। ये दीपिका जी थी, जिनकी आंखों में गुस्सा और परेशानी साफ दिख रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और पीछे मुड़कर देखा। उनकी नजर सीधे विग्रहराज की गाड़ी पर पड़ी। गुस्से से लाल पीली होती हुई दीपिका जी ने उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा देखकर नहीं चला सकते। विग्रहराज की रोल्स रॉयस का दरवाजा खुला और उसका ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा। उसने झुककर दीपिका जी से कहा, माफ कीजिए मैडम, अचानक सामने वाली गाड़ी रुक गई, इसलिए ब्रेक नहीं लगा पाया। दीपिका जी की भौहें चढ़ गई। उन्होंने अपनी ऊंची आवाज में कहा,
सॉरी, तुम्हें क्या पता एक एक रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। ये गाड़ी मैंने और मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से ली है, तुम लोग क्या जानो इसकी कीमत। विग्रहराज गाड़ी के अंदर से सब कुछ सुन रहा था। उसे ऐसे छोटे मोटे हादसों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी उसकी नजर स्विफ्ट गाड़ी के अंदर बैठी हुई श्वारनी पर पड़ी। उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन लंबे काले और घने बाल देखकर विग्रहराज की आंखें वहीं अटक गई। श्वारनी अपने बालों को हाथ से सहला रही थी, उसके बाल कमर तक लटके हुए थे। तभी उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अपना एक पैर जमीन पर रखा। उस पर दीपिका के गुस्से का कोई असर नहीं हो रहा था। विग्रहराज ने जैसे ही उसके गोरे और मुलायम पैर देखे, वो अपने होश खो बैठा। उसकी गुलाबी नाजुक उंगलियां, एड़ी की बनावट, सब कुछ विग्रहराज को किसी खूबसूरत सपने जैसा लगा। श्वारनी ने दूसरा पैर भी बाहर रखा। उसकी लंबी घनी चोटी अब हवा में लहराने लगी। उस वक्त विग्रहराज को सिर्फ उसके काले लहराते हुए बाल दिख रहे थे। उसकी गर्दन की गोरी और नाजुक त्वचा भी साफ नजर आ रही थी। ये सब देखकर विग्रहराज के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो उसे और ज्यादा देखना चाहता था, उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ श्वारनी की पीठ दिख रही थी। श्वारनी ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस सड़क पर हुए हंगामे से परेशान दिख रही थी। दीपिका का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि एक सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाएगा? अब बताओ क्या करोगी मेरी गाड़ी का? तभी विग्रहराज ने ड्राइवर से कहा, इनसे कहो ये जो गाड़ी चला रही है वो यहीं छोड़कर चली जाए, मेरी ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। इनके स्विफ्ट से तो अच्छी है। विग्रहराज की ये बात सुनकर दीपिका का गुस्सा आसमान छू गया। उन्होंने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतनी बेशर्मी से बोल रहे हो, हमें तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए। तभी विग्रहराज के काफिले में से एक गाड़ी को वहीं छोड़ दिया गया और विग्रहराज की रोल्स रॉयस आगे बढ़ने लगी। श्वारनी तब तक ये सब देख चुकी थी। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका और अपनी गाड़ी की डिक्की में से एक हॉकी स्टिक निकाली। वो सीधे रोल्स रॉयस के पास जाकर उसकी विंड स्क्रीन पर दे मारा। 2-3 बार में ही उसकी विंड स्क्रीन चकनाचूर हो गई। तभी विग्रहराज ने बैक कैमरे में ये कांड देखा और अपनी गाड़ी को वहीं रोक दिया। उसके बाद वो अपने काफिले के 5 गाड़ियों को श्वारनी के पास भेजने लगा और श्वारनी ने सभी गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया। विग्रहराज के काफिले में अब सिर्फ उसी की गाड़ी बची थी। दीपिका जी वहां बढ़ती जाम को देखकर श्वारनी का हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें अचानक क्या हो गया? चलो यहाँ से। उन्होंने श्वारनी के हाथ से हॉकी स्टिक छीन ली, लेकिन श्वारनी नहीं रुकी और खाली हाथ ही विग्रहराज की गाड़ी की तरफ बढ़ी। श्वारनी क्या करने वाली है विग्रहराज के साथ? क्या विग्रहराज और श्वारनी के बीच छिड़ चुकी है प्यार की जंग? क्या दीपिका जी श्वारनी को गलत निगाहों से बचा पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ तकरीर FM पर। दीपिका जी ने श्वारनी के हाथ से हॉकी स्टिक छीन ली, लेकिन श्वारनी नहीं रुकी और खाली हाथ ही विग्रहराज की गाड़ी के पास गई। उसने देखा कि गाड़ी की खिड़की का शीशा हल्का सा नीचे था और विग्रहराज का हाथ बाहर था। श्वारनी ने सड़क पर पड़ी धूल को अपने हाथ में लिया और उसकी गाड़ी की बैक शील्ड पर जमी हुई धूल पर अपनी उंगलियों से लिखा, अपनी औकात अपने पास रखें। तभी अचानक बैक मिरर से उसकी आंखें श्वारनी की आंखों से टकराई। दोनों की आंखें पल भर के लिए मिली और उसी पल में विग्रहराज को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तीर मार दिया हो। श्वारनी ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और अपनी गाड़ी के पास वापस आ गई। हालांकि विग्रहराज ने भी अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था, तो वो उसे देख नहीं पाया। विग्रहराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने होठों पर मुस्कान लाकर कहा, अब अपनी औकात तो अपने पास रखनी ही होगी। वहां से दोनों अपने अपने रास्तों की तरफ चल दिए, लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। कार में बैठते ही दीपिका जी ने श्वारनी की तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पी लो। श्वारनी ने पानी पिया तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तब दीपिका जी थोड़ी डांटती हुई बोली, तुम ऐसी तो नहीं हो, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? श्वारनी बोली, पता नहीं माँ, बस घर से निकलने के बाद चिढ़ मच रही थी, गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, बस वही गुस्सा निकला है। अब सब अच्छा लग रहा है। दीपिका जी ने एक नजर श्वारनी की तरफ देखा, फिर कुछ नहीं बोली। पीछे शौर्य चुपचाप बैठा था। वो मन ही मन बोला, कहीं मैंने नींद की गोली की जगह कोई दूसरी गोली तो नहीं मिला दी थी? दीदी सोई भी नहीं और मुझे मोबाइल भी नहीं मिला। शौर्य अपनी ही चिंता में था। कुछ ही देर में श्वारनी जोधपुर पहुंचकर अपनी सोसाइटी में चली गई, जहां उनके लिए एक बंगला पहले से तैयार था, जिसमें वे लोग किराए पर रहने वाले थे। वे अच्छे से बंगले में शिफ्ट हो गए। रात के 10 बज रहे थे। खिड़की के पास लगे बेड पर श्वारनी बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी झील सी गहरी आंखें और सुंदर निगाहों में उदासी साफ दिख रही थी। जब से वो जोधपुर आई थी, तब से उसे एक अजीब सी बेचैनी और बेताबी परेशान किए जा रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी मीठी चाशनी जैसी आवाज में बोली, हमें खुद को इस शहर में ढालना ही होगा। कब तक ऐसे उदास रहेंगे? वैसे भी कल से पढ़ाई शुरू हो रही है, 11वीं क्लास है और हमारी पसंदीदा सब्जेक्ट कॉमर्स लिया है हमने, तो अब जी जान लगाकर पढ़ाई करनी होगी। श्वारनी ने गहरी सांस ली और चुपचाप बेड पर लेट गई। अगले दिन सुबह 8 बजे श्वारनी और शौर्य अपनी नई स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। शौर्य तो अभी छोटा था, लेकिन श्वारनी काफी बड़ी थी और उसने 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था। स्कूल के ड्रेस कोड में सलवार सूट भी शामिल किए गए थे, तो दीपिका जी ने अपनी बेटी के लिए सलवार सूट का ही चयन किया। श्वारनी बालों की पोनीटेल बनाई और ब्लू कलर का हेयर बैंड लगाकर अपने भाई के साथ स्कूल जाने के लिए बाहर निकल आई। तभी सामने से एक लड़की गुजर रही थी, जो श्वारनी की उम्र की ही थी और उसी की स्कूल ड्रेस की पहनी हुई थी। वो लड़की जल्दी से श्वारनी के पास आई और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम भी सूर्यवंशी हाई स्कूल में पढ़ती हो? श्वारनी ने उससे हाथ मिलाया और अपनी मीठी आवाज में बोली, जी, और क्या आप भी? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, हम तो वहाँ पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं, शायद तुम्हारा नया एडमिशन है। खैर, हमारा नाम तान्या जोशी है, हम 11वीं क्लास में हैं। और तुम? श्वारनी मुस्कुराते हुए बोली, हम भी 11वीं क्लास में ही हैं और हमारा नाम श्वारनी पुरोहित है, मैं नई स्टूडेंट हूँ। तान्या खुशी से बोली, अरे यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारा स्कूल में कोई दोस्त ही नहीं है, लेकिन अब तुम हमारी दोस्त बन गई हो, अब हम बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। दीपिका जी उन दोनों लड़कियों और शौर्य को सोसाइटी के बाहर तक सड़क किनारे छोड़ाई और श्वारनी को ध्यान से देखते हुए बोली, ध्यान रखना अपना, किसी अजनबी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्कूल से बाहर अकेली मत निकलना। ए श्वारनी, किसी भी कीमत पर अपने बाल खोलना ही मत, हमें पसंद नहीं। श्वारनी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी वहाँ उनकी स्कूल बस आ जाती है और वे तीनों बस में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी बस एक बड़े से आलीशान गेट के अंदर गुजरने लगी। उस गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सूर्यवंशी हाई स्कूल जोधपुर। न जाने क्यों, लेकिन ये सूर्यवंशी शब्द देखकर श्वारनी का तन बदन सिहर उठा। तभी तान्या आह भरते हुए बोली, हाय, हर रोज एक उम्मीद से आते हैं कि आज तो राज सर के दीदार हो जाएंगे। राज सर, इन 2 शब्दों ने श्वारनी को अंदर तक खिला दिया था और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। साधारण सा तो नाम है, फिर इसे सुनकर श्वारनी असामान्य क्यों होने लगी थी? कुछ देर बाद वे दोनों सहेलियां स्कूल गार्डन में टहल रही थी। तभी वहाँ कुछ लड़कियां ग्रुप बनाकर बैठी हुई थी और आपस में बातचीत कर रही थी, जिसे वे दोनों सहेलियां सुनने लगी। पहली लड़की बोली, उफ यार, क्या बंदा है, मेरी तो नीयत डोल गई थी जब उसे पहली बार देखा था। मैं तो दीवानी हूँ उनकी आज, और वो मेरा लाइफ टाइम क्रश है। पिछले 1 साल से उन्हें देखा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। दूसरी लड़की बोली, सच कह रही हो यार, क्या कातिल लगते हैं वो। श्वारनी उन लड़कियों की बातें सुनकर धीमी आवाज में बोली, ये लड़कियां किसकी बातें कर रही हैं? तान्या मुस्कुराते हुए बोली, राज सर। ये नाम सुनते ही श्वारनी ने अपने होंठ भींच लिए और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैनी से बोली, राज सर, जब से आए हैं इन्हीं का नाम सुन रहे हैं, आखिर है कौन ये?
तान्या ने बताया, अरे राज सर स्कूल के मालिक हैं। जोधपुर का एक बड़ा और शाही खानदान है, सूर्यवंशी खानदान। उसी खानदान के छोटे बेटे हैं जिन्हें सब लोग राज सर के नाम से जानते हैं। वो इंसान बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट हैं। उनको लास्ट हमने तब देखा था जब आज से 1-1.5 साल पहले 12वीं का फेयरवेल हुआ था। तब वे एज ए गेस्ट यहाँ पर आए थे। उसके बाद वे कभी स्कूल में नहीं आए। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द कभी देखा ही नहीं जो इतना ज्यादा हैंडसम हो सकता है। उनके अंदर कोई कमी ही नहीं है। तान्या के कहे एक शब्द ने शिवानी को अंदर तक हिला दिया था। उसके दिमाग पर असर होने लगा था और राज सर उसके दिमाग पर हावी होने लगे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक हैंडसम और आकर्षक शख्स की कल्पना करने लगी। आज उसका पूरा दिन राज सर के ख्यालों में ही बीता। उसने इतनी बार उनका नाम सुना कि अब उनको देखने की इच्छा होने लगी थी। दूसरी तरफ रात के 11 बजे शहर के एक पुराने दुर्ग की मुंडेर पर आज महफिल जमी हुई थी। मित्रों का मिलन जो हुआ था वो भी 1.5 साल बाद। मुंडेर पर आलीशान टेबल कुर्सियां लगी हुई थी। 4 कुर्सियां थी जिनमें से 3 पर 3 आदमी बैठे थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे और पुरानी बातों को याद करके खुश हो रहे थे। इनमें से एक लड़का शुभम था जिसके हाथ में दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड की शराब की बोतल थी। वो 4 ग्लासों में उस शराब को डालते हुए बोला, आज तो अपने राज को एक लड़की ने डरा दिया। वो राज को औकात दिखा गई, इसकी 5 रोल्स रॉयस का नुकसान कर गई। शुभम की बातें सुनकर उसके 2 अन्य मित्र हैरान होते हुए बोले, क्या बोल रहे हो, एक लड़की, वो भी राज को? शुभम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अपना राज, वो तो बस उस लड़की को देखकर रह गया। कहते हुए उसने 3 पैग रेडी किए। उसके बाद चौथे ग्लास को देखते हुए बोला, राजे आज तो पी लो अपने शहर वापस आने की खुशी में। राजे यानी कि विग्रह राज वहां से थोड़ी दूरी पर उन तीनों की तरफ पीट करके खड़ा सिगरेट के कश लिए जा रहा था। वो अपने मुंह से धुआं निकालते हुए तपिश भरी निगाहों से आसमान में चमकते हुए चांद को देखे जा रहा था। ये देखकर शुभम ने मुंह बनाया और बोला, राजे अभी भूल भी जाओ उस लड़की को। बहुत बड़ा शहर है अपना जोधपुर, कहाँ ढूंढता फिरेगा उसे? ना हमने उसका चेहरा देखा और ना ही उसकी गाड़ी का नंबर याद है। शुभम का इतना ही कहना था कि विग्रह राज ने अपनी तेज और सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन उसकी औकात मुझे याद है। उन आंखों को मैं नहीं भूल सकता हूँ। अब वो लड़की ही मेरी सबसे बड़ी औकात है और वो मेरी होगी। विग्रह राज की बातें सुनकर शुभम तो हैरान रह गया और अपना सर पीटते हुए बोला, राजे कहीं लड़की को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोचा है? तभी विग्रह राज को एक कॉल आया। विग्रह राज ने तुरंत कॉल एक्सेप्ट करते हुए पूछा, कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जल्द आपको इन्फॉर्म करेंगे। विग्रह राज ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गुस्से में सिगरेट को फर्श पर फेंक दिया और अपने पैरों से मसलते हुए शुभम से बोला, हम सोने जा रहे हैं। बाबा साहब का आदेश है कि कल हमें सूर्यवंशी हाई स्कूल जाना है, स्टाफ मेंबर्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग में। ये सुनकर शुभम मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब लड़कियों का क्रश, उनका एक तरफा प्यार, उनके राज सर कल उन्हें 1.5 साल बाद अपने इस हैंडसम मुखड़े के दर्शन देंगे। उफ, लड़कियों की तो जान ही निकल जानी है। वैसे आप माने कैसे स्कूल जाने के लिए जहाँ जाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं? राजा ने अपनी नजरें हटा ली और चांद को निहारते हुए अपनी सरगोशी भरी और आकर्षक आवाज में बोले, कई बार ना चाहते हुए भी उस राह का राही बनना पड़ता है जिसकी मंजिल क्या पता हमारी अपनी हो। शुभम बोला, राजे हमें अगला जन्म ही लेना होगा आपकी ये शायराना बातें समझने के लिए। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। अच्छा हवेली कब जा रहे हो? घर पर सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। राजे ने एक बार फिर अपनी गर्दन को कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाया और अपनी भारी मर्दाना आवाज में गुरूर से बोला, जब मन होगा तब। इतना कहकर विग्रह राज वहां से चला गया और उसे जाते हुए देख शुभम गहरी सांस लेकर बोला, दुनिया जैसे सख्त, घमंडी, रौबदार और गुस्सैल समझती है, हंसे में वो कितना नरम दिल और अच्छा इंसान है ये शायद हम ही जानते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महाशय का गुस्सा और जिद बहुत बुरी है। लेकिन कोई ना कोई तो होगा ही जो इन्हें कंट्रोल कर सकेगा, जिसका राजे पर नियंत्रण होगा। होगी कोई ना कोई ऐसी भी। क्या विग्रह राज का शिवानी से होने वाला है एक और बार सामना? क्या होगा जब शिवानी की आंखों को पहचान लेगा विग्रह राज? शिवानी को पाने के लिए किस हद को पार करेगा विग्रह राज? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अगले दिन सुबह 8 बजे शिवानी और तान्या स्कूल के लिए निकल गई। दोनों सहेलियां अपनी क्लास में चली गई और उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद टीचर बोली, लंच के बाद सभी स्टाफ मेंबर्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो कोई भी स्टूडेंट फालतू की मस्ती करते हुए नहीं पाया जाएगा। दोपहर के 1 बज रहे थे। सारी लड़कियां गार्डन में अपना अपना ग्रुप बनाकर बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी शिवानी का चेहरा देखकर मिताली नाम की एक लड़की मजाक करते हुए बोली, तुम्हें पक्का कोई लड़का जल्दी ही छेड़ने वाला है, किसी ना किसी की नजर तुम पर पड़ने ही वाली है। यह सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगी। वहीं शिवानी ने घबराहट से अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी तान्या गुस्से से बोली, तुम अपने काम से मतलब रखो, पढ़ना तो तुम्हें है नहीं, बस यहाँ हैंडसम लड़के देखने आती हो और एडमिशन भी तुमने तो राज सर की वजह से लिया है, सबको पता है। तान्या की बात सुनकर मिताली हंसते हुए बोली, हाँ ये सच है कि मैंने स्कूल में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मेरे राज सर के लिए लिया है। पागल हूँ उनके इश्क में, बस एक बार वे मुझे दिख जाएं और मैं उनको दिख जाऊँ तो हमारी लाइफ सेट हो जानी है। मिताली के मुंह से मेरे राज सर सुनकर शिवानी को एक अलग मगर बुरा एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी किसी चीज पर ये लड़की हक जता रही है। वो गुस्से से मिताली को घूरने लगी। शिवानी गुस्से से बोली, छी छी छी, तुम किस तरह की बातें करती हो? तुम जिसकी दीवानी हो क्या उन्होंने कभी तुम्हारे सामने भी देखा है? क्या उन्हें पता भी है कि तुम जैसी लड़की स्कूल में मौजूद भी है? अरे वो तो तुम्हें देखते भी नहीं होंगे। शिवानी की बात सुनकर मिताली को गुस्सा आया और वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम क्यों उन पर हक जता रही हो? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे यही राज सर की प्रेमिका है। मिताली की ये बात सुनकर शिवानी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसके कान में एक ही शब्द गूंज रहे थे कि क्या तुम राज सर की प्रेमिका हो? शिवानी इस समय ऐसी हालत से गुजर रही थी कि जिसे वो खुद समझ पाने में सक्षम नहीं थी। शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि उस अजनबी के लिए क्यों वो बहुत कुछ महसूस करने लगी है, क्यों उसकी तरफ खींचती चली जा रही है, क्यों वो अब दिन रात बस उसी के ख्याल देखने लगी है, जबकि उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। वो गहरी सांस लेते हुए सच्ची शिद्दत और तड़प से बोली, कौन हो आप? शिवानी का इतना ही कहना था कि स्कूल का बड़ा और आलीशान मेन गेट खोला गया और 2 लग्जरी गाड़ियां लाइन से आगे बढ़ते हुए स्कूल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ियों का हॉर्न सुनते ही सभी स्टूडेंट्स का ध्यान मेन गेट के सामने गया, जहां से उन्होंने 2 लग्जरी गाड़ियां अंदर आते हुए देखी। गाड़ियों को देखते ही तान्या पहचान गई और बोली, क्या राज सर आए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तान्या की बात सुनते ही शिवानी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। वो भी अपनी तड़पती हुई अरमान नजरों से सामने देखने लगी तो उसे रेंज रोवर गाड़ी की बैक सीट मिरर से किसी शख्स की झलक दिखाई दी। काला चश्मा पहने एक नौजवान मर्द कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था, जिसे देखते ही शिवानी की रूह तक खिल गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो जाना पहचाना शख्स हो। वहीं स्कूल का सारा स्टाफ और प्रिंसिपल बिल्डिंग के बाहर आ गए मिस्टर सूर्यवंशी का स्वागत करने के लिए। तभी एक हैंडसम हॉट और डैशिंग नौजवान गाड़ी से बाहर निकल आया। उसको देखते ही सभी लड़कियों ने अपने सीने पर हाथ रखा और भावुक होकर आह भरने लगी। सभी का सपना जो पूरा हो गया था राज सर को देखने का। तभी प्रिंसिपल उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए आदर से बोले, आपका स्वागत है मिस्टर विग्रह राज सूर्यवंशी, नाइस टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर राज सर ने अपनी तेज और भूरी निगाहों से उनकी तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रॉब से बोले, माय प्लेजर।
राज सर उनके साथ आगे बढ़ने लगे। वहीं श्वारणी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वो अपनी मासूम और बेचैन नजरों से एक टक उस शख्स को देखे जा रही थी। अब उससे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहां से भाग गई। ये देखकर तान्या उसके पीछे पीछे भागने लगी। वहीं अपनी शान और गुरूर में आगे बढ़ते हुए राज सर का दिल धक धक करने लगा। उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद उनका कोई अपना यहीं कहीं मौजूद था, लेकिन राज सर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राज सर को लेकर प्रिंसिपल मीटिंग रूम में आ गए, जहां बड़े से कांच के टेबल की हेड चेयर पर जाकर राज सर अपनी शान और गुरूर से बैठ गए और एक हाथ से अपनी दाढ़ी मसलते हुए रहस्यमयी निगाहों से सभी स्टाफ मेंबर्स को देखने लगे। उनकी मीटिंग स्टार्ट हुई। वहीं गार्डन के कोने में एक पेड़ का सहारा लिए खड़ी श्वारणी तेज तेज सांसें ले रही थी। गाल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। पूरे तन में एक अलग सी हलचल मची हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने सपनों में जिस तरह की कल्पना की थी, राज सर बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को शांत करते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, श्वारणी शांत हो जा, हम इस राह पर नहीं जा सकते जिसकी इजाजत हमें कतई नहीं है। इतना कहकर वो खुद को शांत करने लगी। तभी तान्या वहां पर आई और उसकी ऐसी हालत देखकर चिंता से बोली, क्या हुआ श्वारणी, तुम ठीक तो हो ना? श्वारणी ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ हम बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी थकावट महसूस कर रहे थे तो यहाँ खुले में आ गए। तान्या मुस्कुराते हुए बोली, आज तुमने देख ही लिया होगा। श्वारणी बोली, क्या? तान्या बोली, अरे राज सर को देखा, हमने कहा था ना कि वे बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर से राज सर का जिक्र होते ही श्वारणी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर नियंत्रण रखा और बोली, बस अब पूरे दिन क्या राज सर लगा रखा है, चलो हम दोनों जाकर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, अभी फ्री बैठे हैं, इससे अच्छा काम ही कर लेते हैं। तान्या ने हाँ कह दिया और दोनों सहेलियां अपना प्रोजेक्ट का सामान लेकर वही गार्डन में घास पर आलती पालती लगाकर बैठ गईं और अपना काम करने लगी। वहीं अंदर स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग को खत्म करते हुए अंत में राज सर अपनी जगह से खड़े हुए और रौबदार आवाज में बोले, हमें किसी भी तरह के असामाजिक तत्व अपनी स्कूल में नहीं चाहिए। जैसा कि आप लोग नवरात्रि पर नृत्य प्रतियोगिता रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन हम सब तौर पर मना करते हैं कि 9वीं क्लास से ऊपर के लड़कों को लड़कियों से दूर ही रखिएगा। नृत्य करती हुई कन्या को ये लोग अपनी दुष्ट नजरों से देखते हैं और आई डोंट लाइक दिस। राज सर की बात सुनकर प्रिंसिपल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राज सर वहां से जाने लगे। वे अपनी शान और गुरूर से आगे बढ़ रहे थे। वहीं श्वारणी भी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी क्लासरूम से अपना बैग लाना था। वो अपनी धुन में मग्न अपने बालों में उंगली घुमाते हुए आगे बढ़ रही थी कि सामने से राज सर आ रहे थे। दो अजनबी जो पहले भी मिल चुके थे, आज इस बात से अनजान थे। आज शायद वे एक दूसरे का दीदार करने वाले थे। श्वारणी आगे बढ़ रही थी, तभी उसका दिल धक धक करने लगा। उसे वही एहसास होने लगा जो राज सर को देखने के बाद हुआ था। उसने अपने रसीले गुलाबी होठों को भींच लिया और बढ़ती सांसों को महसूस करते हुए सच्ची शिद्दत और बेचैनी से बोली, राज सर। उसका इतना ही कहना था कि बिल्डिंग से बाहर निकलते राज सर का अंग अंग से हर उठा और उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अपनी तेज और बुरी निगाहों से इधर उधर देखने लगे, मगर उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्होंने अपनी नजरें हटा ली और अपना सख्त रूप लिए चुपचाप वहां से जाने लगे। तभी श्वारणी ने उन्हें बाहर आते हुए देख लिया और ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, कदम लड़खड़ाने लगे और तन बदन में करंट दौड़ पड़ा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो जल्दी से दाईं तरफ भागी और एक पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। विग्रहराज जैसे ही उस पिलर के निकट से गुजरा तो उनका तन बदन से हर उठा और बेचैनी परवान चढ़ने लगी। वे वहीं सीढ़ियों पर रुक गए। उन्होंने मुड़कर पिलर की तरफ देखा तो उन्हें लंबी जुल्फें उड़ती हुई दिखी, जैसे कि उन्हें पहले भी सड़क पर देखा हो। वो एकदम से हैरान रह गए और खुद से बोले, क्या ये वही लड़की तो नहीं? वो तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ गए। श्वारणी को भी एहसास हो गया था कि राज उसकी तरफ ही आ रहा है। वो उसके लिए बेचैन तो थी, लेकिन अभी उससे सामना करने को तैयार नहीं थी। वो तुरंत पिलर के पीछे से बाहर निकली और आगे बढ़ने लगी। राज की तरफ उसकी पीठ थी। राज उसके पैरों को, उसके खुले गर्दन को देख सकता था। उसे हूबहू वैसी ही लड़की की तरह श्वारणी के शरीर की बनावट दिखी जो उसने सड़क पर देखा था। जाते जाते श्वारणी ने एक हल्की सी निगाह राज की तरफ डाली और वहां से तेजी से आगे बढ़ गए। राज की निगाहें जब उसकी निगाहों से मिली तो राज को पहचानते देर नहीं लगी कि श्वारणी ही वो लड़की है जिसने उससे औकात की बात की थी। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, मेरी औकात तो खुद चलकर मेरे ही स्कूल में आ गई है, अब आएगा मजा। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और प्रिंसिपल को मैसेज करते हुए लिखा, मुझे उन सभी नई लड़कियों की लिस्ट भेजो जिसने 1-2 दिनों के अंदर एडमिशन लिया है। क्या राज श्वारणी के करीब जा पाएंगे? क्या होगा जब श्वारणी को पता चलेगा कि उसके राज सर ही वो गाड़ी वाले लड़के हैं? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। श्वारणी को अपने ही स्कूल में देखने के बाद राज सर ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और प्रिंसिपल को मैसेज करते हुए लिखा, मुझे उन सभी नई लड़कियों की लिस्ट भेजो जिसने 1-2 दिनों के अंदर एडमिशन लिया है। प्रिंसिपल ने तुरंत एडमिशन लिस्ट भेज दी। लिस्ट में 2-3 लड़कियों का नाम ही था और साथ में उनकी फोटो भी थी। श्वारणी की फोटो में उसकी गहरी आंखें देखते ही राज पहचान गया कि ये वही लड़की है। उसने नाम देखा और प्यार से बोला, श्वारणी। तो इस औकात वाली लड़की का नाम श्वारणी है। अब इसे मैं अपनी बाहों में लेने के बाद ही बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और हम पहली बार कब मिले थे और तब बताऊंगा अपनी औकात। फिलहाल तो इससे अजनबी की तरह ही मिलना पड़ेगा। आज डांस प्रतियोगिता का दिन था। शाम के 5 बजे डांस प्रतियोगिता शुरू हो गई थी जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए आयोजित की गई थी। इस वक्त एक भी लड़का स्कूल में मौजूद नहीं था और ये फैसला विग्रहराज सूर्यवंशी का था। वो लड़कियों की सुरक्षा के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लड़कियां आराम से स्कूल में एंजॉय करें, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारी सुविधाएं कर दी गई थी। स्कूल के बाहर बॉडीगार्ड्स भी तैनात कर दिए गए थे ताकि कोई भी बाहरी लड़का स्कूल में प्रवेश न करे। चेकिंग रूम के दरवाजे के पास तान्या पीले और हरे रंग के लहंगे चोली को पहनकर श्वारणी का इंतजार कर रही थी। चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और वहां चांद का टुकड़ा अपने सौंदर्य और अकल्पनीय रूप के साथ बाहर आई। उसे देखते ही तान्या ने अपने सीने पर हाथ रखा और बोली, हाय क्या लग रही हो तुम। उफ, काश हम एक लड़का होते तो तुम्हें अपनी प्रेमिका बना लेते। सच में यार श्वारणी, तुम बहुत ज्यादा सुंदर और हसीन लग रही हो। तुम्हें देखकर तो शायद राज सर भी तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। राज सर का जिक्र होते ही श्वारणी ने अपने लहंगे को कसकर पकड़ लिया और तेज तेज सांसें लेते हुए मदहोश होने लगी। श्वारणी ने लाल रंग का लहंगा चोली पहना था, वो भी अपनी मम्मी का, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। श्वारणी ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और बोली, हमारी शिवजी से प्रार्थना है कि थारे को आज थारी प्रेमी से मिला ही दे। शिवजी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो जल्दी से जल्दी किसी हैंडसम से लड़के को भेज दीजिए हमारी तान्या के लिए। तान्या और श्वारणी हंसने लगी और वहां से चली गई। जल्द ही श्वारणी का नंबर आने वाला था। स्टेज पर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था। श्वारणी और तान्या सबसे आगे चेयर पर बैठी हुई थी और स्टेज पर डांस करती लड़कियों को देखे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बड़े से आलीशान गेट के आगे ब्लैक ओपन जीप आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला और वो ब्लैक ओपन जीप तेजी से आगे बढ़ते हुए बिल्डिंग के ठीक आगे आकर रुक गई। उस जीप की ड्राइविंग सीट पर द मोस्ट वांटेड, हैंडसम और हॉट मिस्टर विग्रहराज सूर्यवंशी अपनी शान और रौब से बैठे हुए थे। उनके बगल वाली सीट पर शुभम बैठा हुआ था। वहीं पीछे खड़ी रेंज रोवर में विग्रहराज का 9 से 10 साल का भतीजा वीर अपनी नानी के साथ बैठा हुआ था। स्कूल को देखकर शुभम मुस्कुराते हुए बोला, आहा यार, बचपन की यादें ताजा हो गई। इन्हीं पेड़ पौधों के इर्द गिर्द भागा करते थे, इसी ग्राउंड में रेस करते थे और अब देखो इसी स्कूल में आने से गुस्सा आता है हमारे राजे को। राज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड से जीप से बाहर निकल आया। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और उस बिल्डिंग को देखते हुए आकर्षक आवाज में बोले, इन हवाओं में वो सुकून नहीं जो किसी जमाने में था, लेकिन अब एक कली आई है जिनकी महक इन हवाओं में घुलने वाली है। शुभम अपनी हल्की उगने लगी दाढ़ी को मसलते हुए बोला, राज माफ कीजिएगा, आज फिर हम आपकी शायरी समझ नहीं पा रहे हैं।
राज सर के होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई और वो बोले, आप समझ लो ये आसान नहीं और हम आपको समझा दें, ऐसी हमारी फितरत नहीं। शुभम उसे घूरे जा रहा था, तभी ग्राउंड से एक अनाउंसमेंट हुई जो पूरे स्कूल में सुनाई दी कि मिस श्वारी पुरोहित स्टेज पर आए। ये अनाउंसमेंट सुनते ही विग्रहराज का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। अचानक ही उसके आसपास बेहद खूबसूरत माहौल पैदा होने लगा। ये नाम उसके कानों से लेकर उसके पूरे शरीर में गूंज रहा था। इस नाम से उसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेताबी से बोले, कुछ तो नया है इन हवाओं में जो पहले न था। विग्रहराज के दिल पर क्या बीत रही थी ये सिर्फ वही जानता था। वो यही सब सोच रहा था, तभी उन सबके कानों में गाना सुनाई दिया जिस पर श्वारिणी नृत्य करने लगी थी। स्टेज पर नृत्य करती श्वारिणी इतनी सुंदर और प्यारी लग रही थी कि सारी लड़कियां उसके मुंह में लीन होकर उसे देखे जा रही थी। श्वारिणी के चेहरे के हाव भाव इतने ज्यादा आकर्षक और हसीन लग रहे थे कि किसी को भी आसानी से उससे प्यार हो जाए। राज सर ने अपनी आंखें और सुकून से बंद कर ली। उनका सीना ऊपर नीचे होने लगा और ऐसा लगने लगा कि नृत्य करती श्वारिणी राज सर को ही पुकार रही हो। ये सब सुनकर तो राज सर का दिल बेकाबू होने लगा था। तभी वीर अपनी नानी को चकमा देकर वहां से भाग गया। ये देखकर राज सर और बाकी सब हैरान रह गए और उस बदमाश को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगे। वीर भागते हुए उसी मैदान में पहुंच गया जहां डांस प्रोग्राम चल रहा था। स्टेज पर नृत्य करती श्वारिणी को देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो तालियां बजाते हुए सीधा स्टेज के पास पहुंच गया। श्वारिणी स्टेज पर अपनी धुन में मग्न होकर नृत्य किए जा रही थी और गाने के बोल से अपने लबों को मिलाते हुए बोलती जा रही थी। वीर स्टेज के पास खड़ा होकर दीवानों की तरह उसे देखे जा रहा था जो इतनी खूबसूरती से नृत्य किए जा रही थी। उसे देखकर वीर खुश हो जा रहा था। तभी राज सर भागते हुए वहां पर आए तो उन्होंने स्टेज के सामने खड़े वीर को देखा। तभी उनके कानों में गाने के बोल सुनाई पड़े। ये सुनते ही उनके पूरे बदन में करंट दौड़ पड़ा। उनका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत अपनी जुनूनी, तेज और भूरी निगाहों से स्टेज की तरफ देखा तो सबसे पहले उन्हें श्वारिणी के गोरे और नाजुक से पैर नजर आए जिनमें उसने पायल पहनी हुई थी। ये देखकर तो राज सर ने अपने होंठ खींच लिए और मदहोशी की राह में निकल पड़े। धीरे धीरे उन्होंने पूरे हक और जुनून से अपनी नजरें उठाकर स्टेज पर नृत्य करती श्वारिणी के रूप और सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए। एक नाजुक सी कली, कोमल अंगों की देवी, चांद का टुकड़ा, सूरज की किरणों से तेज, रूप की पटरानी, सौंदर्य की महादेवी, एक कन्या दिखाई दी जिसका रूप विग्रहराज ने अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की को एक पल से ज्यादा तो क्या देखा ही नहीं होगा। लेकिन आज उसकी नजरें हटी नहीं रही थी स्टेज पर नृत्य करती श्वारिणी पर से। वो अपनी जुनूनी, मदहोशी और नशे में चूर निगाहों से स्टेज पर नृत्य करती हुई श्वारिणी को देखे जा रहे थे। उसका दिल धक धक किया जा रहा था। उन कुछ हसीन पलों में ही राज सर ने श्वारिणी को अपने जहन में पूरी तरह से उतार लिया। अब उनकी निगाहों में उसका रूप बस चुका था जिंदगी भर के लिए। वे सुन्न पड़ गए थे। तभी गाना खत्म हो गया। उसके साथ ही श्वारिणी का नृत्य भी रुक गया और उसने मुस्कुराते हुए जैसे ही सामने देखा तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो भी अपनी जगह पर सुन्न पड़ गए। उसकी मासूम निगाहों में राज सर का जुनूनी चेहरा नजर आ रहा था जिसे देखकर उसके होश उड़ गए और सांसें तेज हो गई। तभी वीर खुशी से उछलने लगा और तालियां बजाते हुए बोला, वीर की चाची, वीर की चाची, वीर की चाची। ये सुनते ही न जाने क्यों लेकिन विग्रहराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और श्वारिणी के कांपते चेहरे को देखने लगा। वहीं श्वारिणी की तो हालत खराब हो गई। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और उसने अब देखना था और सीधा अपना लहंगा पकड़कर तेजी से स्टेज से नीचे उतर आई और सीधा राज सर की ओर भागने लगी। ये देखकर राज सर का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और बेताबी से वे उस कन्या को देखने लगे जो उनकी तरफ ही आ रही थी। श्वारिणी जैसे ही राज सर के निकट आई तो तुरंत उनके बगल से भाग गई और उसके लंबे बाल लहराते हुए राज सर के चेहरे पर आए तो राज सर ने असीम सुख और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। श्वारिणी वहां से भाग गई। कुछ दूर जाकर श्वारिणी अपनी जगह पर रुक गई और तेज तेज सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बेचैनी और बेताबी से बोली, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है, मुझे रुकना ही होगा, खुद को रोकना होगा बहकने से। श्वारिणी तुरंत पीछे मुड़ी तो उसने देखा दूर खड़े राज सर उसकी तरफ पीट करके खड़े थे। राज सर को देखते ही श्वारिणी के गाल लाल हो गए और बेहद खूबसूरत एहसासों को अपने दिल में लिए वो वहां से चली गई। उसके जाते ही विग्रह तुरंत मुड़े और अपनी जुनूनी और तड़प भरी निगाहों से उस कन्या को ढूंढने लगे लेकिन वो तो गायब हो गई थी। विग्रह की जुनूनी और तेज नजरों से अब भले ही श्वारिणी गायब हो गई थी लेकिन इन निगाहों ने श्वारिणी के रूप को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। उनके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था लेकिन उनकी जुनूनी निगाहों में आज एक नया ही जुनून और मकसद नजर आने लगा था। विग्रहराज अब श्वारिणी को पाने के लिए क्या करने वाला है? या विग्रहराज को प्यार करने से श्वारिणी खुद को रोक पाएगी या मां के इच्छा के विरुद्ध कर बैठेगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम साहब सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। विग्रह के पास से कुछ दूर जाकर श्वारिणी अपनी जगह पर रुक गई और तेज तेज सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बेचैनी और बेताबी से बोली, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है, मुझे रुकना ही होगा, खुद को रोकना होगा अब बहकने से। लेकिन फिर श्वारिणी तुरंत पीछे मुड़ी तो उसने देखा दूर खड़े राज सर उसकी तरफ पीट करके खड़े थे। राज सर को देखते ही श्वारिणी के गाल लाल हो गए। वो चाहकर भी अपने जज्बात नहीं रोक पा रही थी। खूबसूरत एहसासों को दिल में लिए वो वहां से चली गई। उसके जाते ही विग्रह तुरंत मुड़ा और अपनी जुनूनी निगाहों से श्वारिणी को ढूंढने लगा लेकिन वो तो गायब हो गई थी। विग्रह की तेज और जुनूनी नजरों से भले ही श्वारिणी अब ओझल हो गई थी लेकिन इन तेज और गहरी निगाहों ने श्वारिणी के रूप को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। राज सर एक टक बिना पल के झपकाए उसी दिशा में देखे जा रहे थे जहां से श्वारिणी भागी थी। उनके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था लेकिन उनकी भूरी और जुनूनी निगाहों में आज एक नया ही जुनून और मकसद नजर आने लगा था। राज सर खामोशी से खड़े थे। वहीं लड़कियां उनके इतने हैंडसम रूप को देखकर पागल हुए जा रही थी। दरअसल वो भागते हुए वहां आए थे जिस वजह से उनके रेशमी बाल बिखरकर उनके माथे और आंखों पर छा गए थे। ढलती शाम के इस पहर में वे कमाल के हैंडसम और आकर्षक लग रहे थे। लड़कियों की बेताबी बढ़ने लगी थी। तभी स्टेज पर गलती से एक गाना बजने लगा जिसके बोल कुछ इतने जुनूनी और शिद्दत से भरे थे कि भारी मर्दाना आवाज में गाए जा रहे इस गाने के बोल जब राज सर के कान में पड़े तो उनका नशा और खुमार उनके सर चढ़ने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर खींच ली और मदहोशी में चूर होकर अपनी आंखें जैसे ही बंद की तो उनके सामने श्वारिणी के गोरे पायल पहने पैरों की छवि दिखाई दी। इन पांवों को देखते ही राज सर की रूह तक कांप उठी। राज सर को होश नहीं था कि किस तरह उनके रूप को देखकर सारी लड़कियां घायल हो जा रही थी। तभी वहां पर बॉडीगार्ड्स आ गए और एक ने उनके भतीजे वीर को जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और राज सर के पास आकर बोले, कुंवर राज। ये सुनते ही विग्रहराज अपने ख्यालों से बाहर निकल आया और बिना एक पल गवाए वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही सारी लड़कियां उदास हो गई लेकिन बेचैनी और बेताबी से उसे जाते हुए देखने लगी। वहीं सबसे आगे की सीट के पास खड़ी तानिया को ये सब देखकर हैरानी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्वारिणी इस तरह स्टेज छोड़कर भाग क्यों गई। अपनी सहेली को ढूंढते हुए तानिया आगे बढ़ने लगी और डांस प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया था। तानिया स्कूल की बिल्डिंग के पीछे की तरफ चली गई और अपने लहंगे को उठाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी सामने एक शख्स आ गया जिससे टकराकर वो झटके से पीछे हो गई। वहीं उस शख्स का फोन जमीन पर गिर गया। तानिया खुद को संभालते हुए बोली, हे राम। इतना कहकर उसने सामने देखा तो एक शख्स जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपना फोन उठाने लगा। ये देखकर तानिया परेशान हो गई और बोली, माफ कीजिएगा, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आप सामने से आ रहे हैं।
ये प्यारी सी आवाज सुनकर वो शख्स अपना मोबाइल लेकर खड़ा हुआ और जैसे ही उसने तान्या के गोलू मोलू से चेहरे को देखा तो अचानक ही उसके चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। न जाने उसे क्या हुआ, उसने तान्या के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, गोलू मोलू सी लड़की। इतना कहकर वो शख्स मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। ये कोई और नहीं बल्कि विग्रहराज का दोस्त शुभम था। तान्या अपनी जगह पर तो सुन्न पड़ गई। धीरे धीरे उसके होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। वो तुरंत मुड़ी और शुभम को देखने लगी, जो अपने मोबाइल को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। न जाने क्या हुआ कि तान्या का रोम रोम खिल उठा था शुभम को देखकर और उसके इस तरह तान्या के सर पर हाथ रखने से। तान्या उसे देखे जा रही थी, तभी उसे श्वारणी का ख्याल आया और वो तुरंत वहां से चली गई। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि स्कूल के पीछे वाले बागीचे में एक पेड़ के नीचे घास पर श्वारणी बैठी थी और आंखें बंद करके पेड़ से सर टिकाकर तेज तेज सांस ले रही थी। ये देखकर तान्या भागती हुई उसके पास आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर चिंता से बोली, हे श्वारणी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह भागती हुई यहाँ पर क्यों आ गई? तान्या की बात सुनकर श्वारणी ने अपनी सुंदर सी आंखें खोली और सीधा तान्या के गले लग गई। उसने अपनी बढ़ती बेचैनी और बेताबी से तान्या को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर तान्या ने उसे कसकर पकड़ा और उसकी पीठ से हिलाते हुए बोली, श्वारणी शांत हो जाओ, वो अब जा चुके हैं। तान्या के मुंह से ये सुनकर श्वारणी तुरंत उसकी बाहों से अलग हुई और हैरानी और शर्मिंदगी से उसके चेहरे को देखने लगी। तभी तान्या उसके चेहरे को थामकर प्यार से बोली, तुम्हारी ये बेचैनी और बेकरारी जिसके लिए है वो अब जा चुके हैं। अब तुम शांत हो जाओ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तान्या की बात सुनकर श्वारणी की आंखें भर आई और वो अपनी मीठी मधुर वाणी में बोली, अब हम तुमसे क्या ही कहें तान्या, तुम खुद समझ जाओ, क्योंकि ना हम खुद समझ पा रहे हैं और ना ही किसी को भी समझाने की स्थिति में है। तान्या उसे लेकर खड़ी हो गई और उसके सुंदर से चेहरे पर आ रहे बालों को ठीक करते हुए बोली, तुम्हें शर्मिंदा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राज सर के लिए जो मिताली महसूस करती है वो आकर्षण गलत है, लेकिन जो तुम महसूस करती हो वो पवित्रता है। तुमने कभी उन्हें गलत नजरों से नहीं देखा होगा, हम जानते हैं तुम्हें, लेकिन हम सब है तो इंसान ही और एक इंसान की भावनाएं हमेशा उसे परेशान करती हैं, जैसे कि तुम्हें परेशान कर रही हैं। जब से तुमने राज सर के बारे में सुना है, उनकी बातें सुनी है, उनकी तारीफें सुनी है, तो तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ है और ये हम महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम इस हद तक बेचैन हो जाओ कि आज ये सब हो जाएगा। हम तुमसे कह रहे हैं ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह अगर हम होते तो हमसे भी शायद ऐसा हो सकता था। तुम एक पवित्र लड़की हो और उतनी ही ज्यादा पवित्र तुम्हारी भावनाएं हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही डिजर्व करता है। राज सर वैसे भी चले गए हैं और हमें नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें ध्यान से देखा भी होगा, और देखा भी होगा तो क्या मतलब है? वैसे भी उनसे हमें कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ हमारे स्कूल के मालिक हैं, हैंडसम है, अच्छे इंसान है, इसलिए उन पर नजर पड़ जाती है। इससे बढ़कर और कोई मतलब नहीं है। अब ये सब छोड़ो और चलो हम घर चलते हैं, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तान्या की बात सुनकर श्वारणी ने उसे कसकर गले लगा लिया और खुशी से बोली, हम बहुत लकी हैं कि तुम हमें मिली हो, हमारी सहेली के रूप में, जो हमें इतने अच्छे से समझती हो। दरअसल हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और वैसे भी हम इन सब चक्करों में पड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे माता पिता को पसंद नहीं है। हम सिर्फ पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं और अपने माता पिता को गर्वित करना चाहते हैं। इससे ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। तान्या उसका गाल चलाते हुए बोली, माता पिता को खुशी देने के साथ हमें हमारी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। खैर तुम चिंता मत करो, क्या पता कोई ऐसा आ जाए जो तुम्हारी खुशी के बारे में खुद ही सोच ले। तान्या की इस बात ने श्वारणी को अंदर तक खिला दिया और वो फिर से राज सर के बारे में सोचने लगी। हे भगवान, आज वो किस तरह एक टक बिना पल के झपकाए देखे जा रहे थे उसे। उनके रेशमी बाल कितने आकर्षक तरीके से उनकी जुनूनी और नशीली निगाहों पर पहरा दे रहे थे। ये सब याद आते ही श्वारणी का रोम रोम खड़ा हो गया और वो जल्दी से अपनी सहेली के साथ वहां से चली गई। स्कूल से बाहर निकलते ही उन्हें ऑटो मिल गया और दोनों घर के लिए निकल गए। रात के 11 बज रहे थे। बेड पर लेटी श्वारणी ने अचानक ही अपनी आंखें खोली तो उनमें कई भावनाएं उमड़ने लगी थी। उसने अपने शरीर पर से ब्लैंकेट को हटाया और सामने के बेड पर देखा तो आज उसका भाई रूम में नहीं था, वो आज मम्मी पापा के साथ सो रहा था। ये देखकर श्वारणी के चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपने बालों को खोल दिया तो वो लहराते हुए खुल गए और उस सुंदरी को बेहद सुंदर बनाने लगे। उसने मांग टीका लगाया और गले में एक हार पहना और फिर अपनी मां का लाल दुपट्टा ओढ़कर आईने में खुद को देखते हुए शर्मा गई। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद की तो उसे राज सर की वो जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहें दिखाई देने लगी, जिनमें आज सिर्फ और सिर्फ श्वारणी बसी हुई थी। क्या श्वारणी खुद को विग्रहराज के करीब जाने से रोक पाएगी? क्या विग्रहराज श्वारणी के दिल में जगह बना पाएगा? क्या होगा जब श्वारणी की मां इस पनपते रिश्ते के बीच आएंगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। श्वारणी अपनी मासूम और नई भावनाओं में खोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दुर्ग की मुंडेर पर हमेशा की तरह शुभम कुर्सी पर बैठा अपना पैग बनाकर पी रहा था। आज उसने खुद के लिए एक ही पैग बनाया था, क्योंकि उसके राज यानी विग्रहराज तो पीते ही नहीं थे। शुभम अपनी धुन में मस्त था। उसकी आंखों के सामने तो वो गोलू मोलू लड़की घूम रही थी जो सच में प्यारी और क्यूट थी। उसे याद करते हुए वो शराब पिए जा रहा था। वहीं मुंडेर के किनारे खड़े राज सर ने पिछले आधे घंटे से अपनी आंखें बंद की हुई थी। कमीज के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिनसे उनका आकर्षक सीना उभर कर दिख रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी जो उनके बदन को छूकर रोंगटे खड़े कर रही थी। राज सर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने सिगरेट को अपने होठों के बीच रखा और उसके कश लगाने लगे। ठंडी हवाओं में सिगरेट का धुआं घुलने लगा था। विग्रहराज शाम से ही बेचैन और बेसब्र हुए जा रहा था। जब से उसने उस लड़की के चेहरे को देखा था, वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसके पायल पहने पैरों की झलक उसकी नजरों के सामने आ जाती थी। साथ ही औकात की बात भी याद दिला रही थी। तभी शुभम ने अपनी गोलू मोलू को याद करते हुए स्पीकर पर एक गाना लगाया। ये सुनते ही राज सर का बेहिसाब जुनून बेकाबू हो गया। उन्होंने तुरंत सिगरेट फेंक दी और शुभम के पास आकर टेबल पर रखे एक खाली ग्लास को देखकर बेताबी से अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोले, आज हम भी पीना चाहते हैं। ये सुनते ही शुभम हैरान रह गया, लेकिन उसने एक ग्लास तैयार करके राज की तरफ बढ़ाया तो राज सर ने एक बार में ही ग्लास खाली कर दिया और सामने मुंडेर की दीवार से टिक कर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर बेहद आकर्षक और शानदार तरीके से खड़े हो गए। उनके रेशमी बाल उनकी भूरी और जुनूनी निगाहों पर आने लगी और आगे बढ़ते हुए गाने के साथ वे भी गुनगुनाने लगे। ये सुनकर और देखकर शुभम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दोनों दोस्तों ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अपनी वाली को याद करके एक दूसरे का साथ देने लगे। अचानक ही राज सर ने अपनी आंखें खोली, जिनमें जुनून और तलब साफ दिख रही थी। उन्होंने अपनी आंखों पर आते बालों को पीछे किया और जुनून से बोले, अब रहा नहीं जाता, मन करता है कि उसे अभी के अभी कहीं से भी ढूंढकर एक बार जी भरकर देखूं। उसकी ये खूबसूरती अब मेरे औकात में होनी ही चाहिए। राज की ऐसी बात सुनकर शुभम का नशा एक पल में ही उतर गया। वहीं अगले दिन स्कूल में श्वारणी और शौर्य लंच टाइम में स्कूल के बागीचे में टहलते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी स्कूल का मुख्य दरवाजा खुला और एक खुली जीप तेजी से स्कूल के अंदर आई और ठीक इमारत के आगे जाकर रुकी। अचानक ही हवाओं का रुख बदलने लगा, वातावरण में प्रेम की लहर बहने लगी। दिल और दिमाग को अलग सा सुकून मिलने लगा। श्वारणी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने शौर्य को बेंच पर बिठा दिया और खुद आगे बढ़ने लगी। एक झाड़ी के पीछे छुपकर खड़ी होकर सामने देखने लगी। तभी उसे वही खुली जीप दिखाई दी जो राज सर की थी। उस जीप को देखते ही वो घबराने लगी और बोली, हे शिव जी, कहीं राज सर यहाँ तो नहीं आ गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ क्यों आएंगे? वैसे भी तान्या बता रही थी कि उन्हें स्कूल आना पसंद ही नहीं है। कहीं करुण ने हमें नहीं, ये सब हम क्या सोच रहे हैं? उन्हें हमसे क्या ही मतलब होगा? उन्होंने तो हमें ठीक से देखा ही नहीं होगा।
इतना कहकर श्वारणी खुद को ही दिलासा दिया जा रही थी, लेकिन अचानक ही उसका दिल धक धक करने लगा और वो बोली, लेकिन अगर उन्होंने हमें देख लिया होगा और आज यहाँ हमसे ही मिलने आए होंगे तो? लेकिन वो हमसे क्यों मिलने आएंगे? हम उनके लिए क्या लगते हैं? कुछ भी तो नहीं। श्वारणी घबराए जा रही थी और एक टक झाड़ी के पीछे छिपकर उस जीप को देखे जा रही थी, जिसमें से एक शख्स नीचे उतरा और उसे देखते ही श्वारणी की अनकही खुशी और छिपी हुई मुस्कान गायब हो गई। फूल सा खिला उसका चेहरा अब मुरझा गया था। जीप से उतरने वाला शख्स राज सर नहीं थे, बल्कि वो तो कोई और ही था। उस अजनबी लड़के को देखते ही श्वारणी का मुंह उतर गया। उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ तो वो सोच रही थी कि राज सर का स्कूल में आना सही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद चाहती थी कि राज सर स्कूल में आए और वो उन्हें देखें और वे उसे देखें। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शुभम था, जो अपने निजी काम से स्कूल आया था राज सर की जीप लेकर। श्वारणी का मासूम चेहरा उतर गया और वो चुपचाप अपने भाई के पास जाकर बैठ गई। वहीं शुभम अपने चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान दिए स्कूल की इमारत के अंदर घुस गया और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा कि कहीं वो गोल मटोल लड़की उसे दिख जाए, जिसके कल पल भर के दीदार से ही वो खुद को खो बैठा था। शुभम आगे बढ़ने लगा और तभी सामने सीढ़ियों से नीचे उतरती लड़की को देखकर वो अपनी जगह पर थम गया। शुभम एक टक बिना पल के झपकाए तान्या को देखता रहा। वही तान्या अपनी धुन में मग्न अपनी गुथी हुई चोटी को घुमाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आई और आगे बढ़ने लग गई। तभी उसने सामने लॉबी में खड़े उस शख्स को देखा तो वो भी अपनी जगह पर रुक गई। तान्या के रुकते ही शुभम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बेहद आकर्षक तरीके से अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तान्या का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और घबराहट से उस शख्स को देखने लगी, जो अब ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तान्या घबराहट के कारण पीछे हटने लगी। तभी शुभम अपनी आकर्षक मर्दाना आवाज में बोला, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? ये सुनकर तान्या का पूरा बदन गर्म होने लगा और वो अपनी नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, पता नहीं। ये सुनते ही शुभम के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और वो उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए बोला, बहुत सुंदर नाम है मिस, पता नहीं। तान्या के गाल लाल हो गए और उसके होठों पर अत्यंत लुभावनी मुस्कान आ गई। शुभम कुछ और कहता इससे पहले ही वो फटाफट वहां से भाग गई। ये देखकर शुभम अपने बालों में हाथ फेरते हुए दीवानों की तरह बोला, हाय हम दोनों दोस्त तो बिगड़ गए हैं यार। इतना कहते हुए शुभम प्रिंसिपल के ऑफिस चला गया, जहां से उसे तान्या के बारे में सारी जानकारी मिल गई और उसके घर का पता भी मिल गया। तान्या ने बागीचे में आकर श्वारणी को शुभम के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी श्वारणी बोली, इसका मतलब ये दोनों आपस में दोस्त हैं, तभी तो वो राज सर की जीप को लेकर आए हैं। तान्या बोली, हाँ दोस्ती होंगे, क्योंकि राज सर के एक ही भाई हैं, वो भी हमसे बड़े हैं। उनका छोटा बेटा वीरसेन हमारी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ता है। ये सुनकर श्वारणी कुछ सोचते हुए बोली, इसका मतलब कल जब हम नाच रहे थे तो स्टेज के नीचे एक छोटा बच्चा आया था और वो हमें देख रहा था और नाच पूरा होने के बाद वो तालियां बजाते हुए बोल रहा था कि वीर की चाची, कहीं वो बच्चा ये तो नहीं है ना? ये सुनकर तान्या हंसते हुए बोली, हे राम, इसका मतलब उस बच्चे ने तुम्हें अपनी चाची बना लिया है। इसका मतलब तुम तो राज सर की प्रेमिका और आने वाले समय में पत्नी हो। तान्या के मुंह से ये सुनकर कि तुम राज सर की प्रेमिका और आने वाले समय में पत्नी हो, श्वारणी का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और ये देखकर तान्या उसे छेड़ते हुए बोली, ए श्वारणी, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ जाना। जिस इंसान के ख्यालों में तुम खोई हो वो हजारों लड़कियों का सपना और जुनून है। कईयों ने तो अपने लिए रिश्ते भी भेजे हैं सूर्यवंशी खानदान में, तुम्हारा कोई नंबर नहीं लगेगा। तान्या की बात सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन श्वारणी को बुरा लगा। उसका मुंह उतर गया और वो गहरी सांस लेकर बोली, सही कहा तुमने, हम जिन्हें ख्यालों में देखते हैं उनके तो ख्यालों में दूर दूर तक हम नहीं होंगे, हमारा कोई निशान तक नहीं होगा। अरे वो तो जानते तक नहीं होंगे, हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं जिन्हें चाहे पसंद करें, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरी बात, हम कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं है, क्योंकि हमें ठीक से पता भी नहीं है कि प्यार शब्द का असल मतलब क्या होता है। बस टीवी सीरियल और मूवी में नाम सुना है और इन लड़कियों के मुंह से सुनते रहते हैं। तान्या ने उसके मायूस चेहरे को थाम लिया और उसकी झील सी गहरी आंखों में देखते हुए बोली, हमारी श्वारणी से ज्यादा सुंदर और शोभनीय कोई भी नहीं है इस पूरे संसार में, और हम दोनों कौन है ये तय करने वाले कि राज सर किस लड़की को अपने लिए चुनेंगे। और हमें क्या पता कि राज सर के दिल और दिमाग में कौन छाया हुआ है। हम बस इतना जानते हैं कि आज स्कूल की छुट्टी 2 घंटे पहले होने वाली है और इसी मौके का फायदा उठाकर चलो जरा जोधपुर घुमाएं, बड़ा मजा आएगा। तान्या की बातें सुनकर भी श्वारणी के बेचैन दिल को राहत नहीं मिल रही थी। मन में एक ही अनजाना डर पैदा होने लगा था कि राज सर अपने लिए किस लड़की को चुनेंगे। श्वारणी को भले ही अपनी भावनाओं की पूरी जानकारी ना हो, लेकिन उसे जलन होने लगी थी। वो उदास हो गई थी, इसलिए उसने अपनी सहेली के साथ बाहर घूमना ही ठीक समझा। वो दोनों बेंच पर बैठ गए। तभी शुभम इमारत से बाहर निकल आया और जीप में बैठकर उसे जैसे ही स्टार्ट किया तो जीप की आवाज सुनकर दोनों लड़कियां भागकर आ गई और झाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगी। शुभम बड़े स्टाइल से जीप को मोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। तान्या की तो सांसें तेज होने लगी थी शुभम को देखकर, जो कुछ देर पहले उसका नाम पूछ रहा था। शुभम जीप लेकर वहां से चला गया और ये देखकर तान्या के गाल लाल हो गए। उसने झट से श्वारणी को अपने गले लगा लिया और बेचैनी से बोली, हम लिख कर देते हैं तुम्हें कि इस साल बहुत हंगामे होने वाले हैं हम दोनों की जिंदगी में। श्वारणी और तान्या की जिंदगी में कौन सा हंगामा होने वाला है? क्या श्वारणी खुद को विग्रहराज के करीब जाने से रोक पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। शुभम को देखकर तान्या की तो सांसें तेज होने लगी थी। शुभम जीप लेकर वहां से चला गया और ये देखकर तान्या के गाल लाल हो गए। उसने झट से श्वारणी को अपने गले से लगा लिया और बेचैनी से बोली, हम लिख कर देते हैं तुम्हें कि इस साल बहुत हंगामा होने वाला है हम दोनों की जिंदगी में। श्वारणी कुछ समझी नहीं, वो तो बस सोच रही थी कि राज सर स्कूल क्यों नहीं आए। हालांकि वो वैसे भी आते नहीं हैं, उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद भी नहीं आए, इसका मतलब उन्हें श्वारणी से कोई मतलब ही नहीं है। यही सोचते हुए श्वारणी और ज्यादा उदास हो गई। हमेशा दोपहर के 3 बजे के आसपास स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, लेकिन आज 1 बजे ही हो गई थी और दोनों सहेलियां बस में न जाकर स्कूल के बाहर निकल गई और सड़क किनारे ऑटो का इंतजार करने लगी। शौर्य अपनी बहन का हाथ पकड़कर बोला, हम पहले से कहते थे कि अगर हमें मूंग दाल की कचौड़ी और एक चॉकलेट फ्लेवर कुल्फी नहीं दी तो घर जाकर मम्मी पापा को सब कुछ बता देंगे। श्वारणी ने उसका कान खींचा और बोली, फुक्कड़ चिंता मत करो, हम तुम्हें सब कुछ खिला देंगे, बस अपना मुंह बंद रखना, वरना अगली बार जब फिल्म देखने जाएंगे तो तुम्हें नहीं ले जाएंगे। शौर्य ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए मस्का लगाने लगा। वे दोनों सहेलियां वहां पर खड़ी ऑटो का इंतजार कर रही थी। इस बात से अनजान की सामने की तरफ एक खुली जीप खड़ी थी जिसमें बैठा शुभम एक टक तान्या को देखे जा रहा था और मन ही मन उसके साथ अपने भविष्य की कल्पना किया जा रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर राजे नाम देखकर वो झेम गया। उसने तुरंत कॉल अटेंड किया तो सामने से एक दमदार और रौबदार आवाज आई, कुछ काम धंधा करना या नहीं? ये आवाज सुनते ही शुभम हड़बड़ाते हुए बोला, राजे आ रहे हैं, बस आ ही रहे हैं, बस थोड़ा सा दीदार कर रहे थे अपनी नई नई मोहब्बत का। हाय सामने ही खड़ी है, मुस्कुरा रही है, इसका मुंह एक पल के लिए भी बंद नहीं हो रहा, कब से बोली जा रही है। इसके बाजू में खड़ी लड़की भी शायद पक रही है। रुको आपको वीडियो कॉल करके दिखाता हूं अपनी बंदी का चेहरा। उसके इतना कहते ही राज सर गुस्से से बोले, ये क्या बंदी बंदी लगा रखा है, कन्या बोलो और ये सब छोड़ो, तुरंत अपनी कंपनी आओ, काम है हमें। शुभम ने हाँ कहा लेकिन वीडियो कॉल तो लगाया ही। ये देखकर राज ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और मजबूरी में कॉल अटेंड किया। राज सर का चेहरा देखकर शुभम उत्साह से बोला, राजे प्लीज एक बार देख लो ना हमारे लिए, प्लीज प्लीज। विग्रहराज गुस्से से बोला,
दिमाग खराब मत करो, हम किसी को नहीं देखना चाहते। शुभम नहीं माना। उसने अपनी मोबाइल के कैमरे को घुमाया और तान्या के सामने करके थोड़ा जूम कर दिया ताकि उसका चेहरा राज देख पाए। राज को गुस्सा आने लगा। वो बार बार अपनी नजरें हटा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी नजरें मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी तो उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसे श्वारनी की झलक दिखाई दी। विग्रहराज का रोम रोम खड़ा हो गया, लेकिन तभी मोबाइल स्क्रीन पर वो गायब हो गए। ये देखकर वो गुस्से और बेचैनी से बोला, क्या कर रहे हो तुम? शुभम ने फिर से कैमरा उन दोनों की तरफ किया तो राज सर की भूरी और जुनूनी निगाहों में वो फिर से दिखने लगी। राज सर सब कुछ भूल गए और बस उसकी अदाओं और नजाकतों में खो गए। उसके पतले रसीले होठों पर ये हसीन मुस्कान चार चांद लगा रही थी। राज सर ने अपना मोबाइल कसकर पकड़ लिया और बिना पलके झपकाए एक टक श्वारनी को देखते रहे। उसे देखते हुए वो अपने होठों के बीच सिगरेट रखते हैं और उसे लाइटर से जलाते हुए अपनी मदहोशी में चूर होने लगते हैं। सिगरेट के कश लेते हुए राज सर ने जुनून से मोबाइल पर हाथ रखा और अचानक ही कॉल काट दिया। ये देखकर शुभम को हैरानी हुई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं राज अपनी नशीली निगाहों में उसका रूप लिए सोफे पर बैठ गया। उस रूप को याद करते ही उनके मुंह से निकला, अब क्या दीवाना बनाकर छोड़ोगी? राज सर सोफे से टिककर आराम से बैठ गए और आंखें बंद करके सिगरेट के कश लेने लगे और श्वारनी को याद करने लगे। वहीं शुभम जीप लेकर वहां से सीधा कंपनी के लिए निकल गया। दूसरी तरफ वे दोनों सहेलियां शौर्य के साथ ऑटो में बैठकर सबसे पहले तो जोधपुर की सुप्रसिद्ध जनता स्वीट होम पहुंच गई, जहां की मिठाइयां और नाश्ता पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। वहां पहुंचते ही तीनों ने मिलकर जमकर खाया और अपना पेट ज्यादा भरकर वहां से बाहर आ गए। श्वारनी अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, तान्या यार ज्यादा खा लिया, अब तो ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही है। तान्या भी परेशान होते हुए बोली, हाँ यार आज तो भिखारियों की तरह हरकतें कर दी हमने और अब पेट की बैंड बज रही है। शौर्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने लिमिट नहीं खाया था, लेकिन उसकी बहन और तान्या ने इतनी सी उम्र में 2 कचौड़ी, 2 समोसे और 1 मिर्ची बड़ा खा लिया था। ये भी कम नहीं था। अंत में उन्होंने पिज्जा और मंगवा लिया और अब दोनों की दोनों भुगत रही थी। श्वारनी कुछ सोचते हुए बोली, एक काम करते हैं, थोड़ी दूर तक पैदल ही चलते हैं ताकि खाना हजम हो जाए, और वैसे भी बगल के बाजार में तो जाना है। तान्या ने हाँ कहा और दोनों सहेलियां आगे बढ़ने लगी। शौर्य आगे चढ़ रहा था अपनी कुल्फी के मजे लेते हुए और दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीछे चढ़ रही थी। तभी तान्या को सामने की इमारत पर कुछ दिखा, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दी और बोली, श्वारनी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, देखना चाहोगी क्या? श्वारनी सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी तान्या इमारत की ओर इशारा करते हुए बोली, वो देखो उस बिल्डिंग के ऊपर लगे बिलबोर्ड पर किसकी तस्वीर लगी हुई है? सभी जवान लड़कियों का क्रश, सबकी एक तरफा मोहब्बत, राज सर। ये सुनते ही श्वारनी का रोम रोम खिल उठा। दिल की धड़कनें इतनी तेज हुई कि उसने तुरंत इमारत की तरफ देखा और फिर बस देखती ही रह गई। इमारत के ऊपर लगे बड़े बिलबोर्ड पर राज सर की एक बेहद आकर्षक और हैंडसम तस्वीर लगी हुई थी, जिसके नीचे काले अक्षरों में लिखा हुआ था, विग्रहराज सूर्यवंशी। आज राज सर का पूरा नाम जानकर तो उसकी खुशी में 4 चांद लग गए थे। श्वारनी के सुंदर से चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो एक टक बिना पलके झपकाए राज सर के हैंडसम और डैशिंग चेहरे को देखते हुए शिद्दत से बोली, किसने कहा मर्द सुंदर नहीं होते तान्या? यहाँ तो देखिए महाशय मर्द जाति के आइकॉन बने बैठे हैं, छाए हुए हैं। तान्या तो हैरानी से श्वारनी को देखने लगी और उसे हिलाते हुए बोली, ओ मैडम किस गली निकल गई तुम? वापस आ जाओ हमारे पास। तान्या की बात सुनकर श्वारनी अपने हसीन और मासूम ख्यालों से बाहर निकल आई। उसने अपनी नजरें झुका ली और बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस बता रहे थे कि एक मर्द भी खूबसूरत हो सकते हैं, जैसे कि। इतना कहकर श्वारनी चुप हो गई और उसकी बात को पूरा करते हुए तान्या बोली, जैसे कि राज सर। लेकिन एक बात कहें, राज सर की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। वो पूरे ब्रह्मांड में इकलौते और एकमात्र हैं। श्वारनी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर खरीदारी के बाद वे तीनों घर के लिए निकल गए। वहीं आज शाम के 7 बजे सूर्यवंशी सदन का माहौल ही कुछ अलग था। घर के छोटे और लाडले बेटे पूरे 1.5 साल बाद वापस घर लौट रहे थे। हालांकि उन्हें जोधपुर आए हुए 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन महाशय कुछ अलग किस्म के इंसान थे। वे जोधपुर में दुर्ग में रह रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने घर आना जरूरी नहीं समझा था। आज जाकर वो अपने असली घर यानी कि सूर्यवंशी सदन लौट रहे थे। घर के सभी सदस्य बहुत खुश थे। विग्रहराज वापस आ रहा था और अब वो हमेशा के लिए जोधपुर में ही रहने वाला था। उसने मुंबई में अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से स्थापित कर दिया था और उसका हैंडओवर भी कर दिया था। मुंबई की कंपनी उसने और शुभम राठौड़ ने मिलकर शुरू की थी, जो बहुत सफलतापूर्वक वहां पर सेट हो गई थी। अब वो जोधपुर में रहकर अपने कारोबार को दुगना तिगुना करने के बारे में सोच रहा था। लगभग आधे घंटे बाद सदन का मुख्य और बड़ा दरवाजा खोला गया और एक खुली जीप तेजी से आगे सदन की तरफ बढ़ने लगी और उसके पीछे एक रेंज रोवर आने लगी। गाड़ियों का हॉर्न सुनते ही वीर तालियां बजाते हुए बोला, चाचू सादे, चाचू सादे। सबकी आंखों में चमक आ गई और सब लोग एक टक सामने देखने लगे। तभी गार्ड आगे आया। उसने सबसे पहले जीप का दरवाजा खोला तो स्टाइलिश और हैंडसम राज सर बेहद आकर्षक तरीके से जीप से उतर गए और अपनी शानदार चाल ढाल से सदन की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी मां की तरफ देखा, उनके कदम वहीं थम गए। उन्होंने अपने चश्मे उतारकर गार्ड को थमा दिए और एक तक अपनी मां को देखने लगे, जो अब रोने की कगार पर थी। उसने उन्हें गले से लगाया और फिर एक एक करके अपने परिवार से मिले। सबसे मिलने के बाद विग्रहराज ऊपर अपने कक्ष में चले गए, जो सदन के सबसे ऊपरी फ्लोर पर था, सभी से दूर एकांत में, जहां वे अकेले में समय बिता सके। तभी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुनकर वे बोले, जी। प्रार्थना जी अपने हाथ में एक तस्वीर लेकर कमरे में आई और अपने बेटे के हैंडसम चेहरे को देखकर बोली, अगर आपके पास समय हो तो आपसे बात कर सकते हैं बेटा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट लेंगे हम। विग्रह कॉफी का मग एक तरफ रखते हुए बोला, आइए। प्रार्थना जी उसके सामने आकर बेड पर बैठ गई। वो थोड़ी हिचकिचाने लगी और सोचने लगी कि बात की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि जो बात वो कहने जा रही थी शायद उनके बेटे को पसंद न आए, लेकिन कहना जरूरी था। अब उनके बेटे की उम्र 25 वर्ष हो गई है और अब उनका विवाह करना भी जरूरी हो गया है ताकि घर में एक और बहू आ जाए। लेकिन क्या विग्रह उनकी बात सुनेगा या फिर गुस्सा करेगा, यही सोचकर वो घबरा रही थी। तभी विग्रहराज अपनी दमदार आवाज में बोला, आप बेझिझक बात कर सकती हैं, उसके बाद हमें सोने जाना है। प्रार्थना जी ने गहरी सांस ली और एक बात नहीं बोली, आपके लिए एक रिश्ता आया है, लड़की की तस्वीर लेकर आए हैं, एक बार देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर लड़की देखने के लिए जाएंगे। क्या विग्रहराज विवाह के लिए तैयार होगा? अगर विग्रहराज अपनी मां की बात मानने को तैयार हो गया तो श्वारनी का क्या होगा? या फिर विग्रहराज श्वारनी को चुनेगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हमारे जुत्ती बालम सा, सिर्फ और सिर्फ एथलेटिक एफएम पर। प्रार्थना जी ने एक गहरी सांस ली और एक ही बार में विग्रह से बोली, आपके लिए एक रिश्ता आया है, लड़की की तस्वीर लेकर आए हैं, एक बार देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर लड़की देखने के लिए जाएंगे। इतना कहकर प्रार्थना जी थोड़ी घबराने लगी और अपने बेटे के चेहरे को देखने लगी, जिस पर कोई भाव नहीं था। ये देखकर उन्हें और ज्यादा डर लगने लगा। तभी विग्रहराज ने गहरी सांस ली और अपनी आकर्षक आवाज में बड़ी शालीनता से कहा, तो आप चाहते हैं कि हम विवाह करें, वो भी 25 वर्ष की उम्र में? प्रार्थना जी बोली, हाँ बेटा। ये सुनकर विग्रह मुस्कुरा दिया और उसके सामने वही खूबसूरत चेहरा घूमने लगा, जिसके प्रति वफादारी दिखाते हुए राज सर बेहद आकर्षक मुस्कान लिए सच्ची शिद्दत और जुनून से बोले, आपने आने में देरी कर दी हमासा। ये सुनकर प्रार्थना जी हैरानी से बोली, आपके कहने का क्या मतलब है बेटा? विग्रह ने अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों से अपनी मां की तरफ देखा और बोला, हम किसी और के प्रति वफादार हैं, हम किसी के साथ प्रतिबद्ध हैं, तो आपके इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं हमारे लिए। ये सुनकर तो प्रार्थना जी दंग रह गए। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किसी के साथ प्रतिबद्ध है।
क्योंकि उसने ना कभी स्कूल में और ना ही कॉलेज में कभी कोई गर्लफ्रेंड बनाई, और आज वो किसके साथ प्रतिबद्ध है, कहीं अभी इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सोचकर ही प्रार्थना जी घबराने लगी, लेकिन मन ही मन उन्हें पता ही था कि उनके बेटे की लव मैरिज ही होगी। तो बस ये उसकी शुरुआत ही तो है। प्रार्थना जी ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोली, ठीक है बेटा, लेकिन वो है कौन, नाम क्या है और रहती कहाँ है? ये सुनकर विग्रह के होठों पर बेहद आकर्षक और शानदार मुस्कान आ गई और वो बेहद हसीन अंदाज में बोला, खबर नहीं, अब लगता है कहीं से तो शुरू करना ही होगा, कुछ तो करना ही होगा। अपने बेटे की ऐसी खतरनाक और जुनूनी बातें सुनकर प्रार्थना जी के तो होश उड़ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि वो किसी के साथ प्रतिबद्ध है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उस लड़की का नाम क्या है और वो रहती कहाँ है। ये किस तरह का रिश्ता हुआ इन दोनों के बीच में? उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, देखिए बेटा, अगर आपको कोई पसंद है और आप उसी से शादी करना चाहते हैं तो पूरा परिवार दिल खोलकर उसका स्वागत करेगा। बस जब आपको उचित लगे हमें बता देना कि लड़की कौन है, लेकिन इतनी मेहरबानी करना कि लड़की किसी अच्छे घर से हो और लड़की भी समझदार हो। इतना कहकर प्रार्थना जी वहां से चली गई। उनका तो दिमाग ही हैंग हो गया था अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर। उनके जाते ही राज के होठों पर आकर्षक मुस्कान गायब हो गई, मगर आंखों में नशा और दीवानगी छाने लगी और वो अपनी आंखें बंद करके आह भरते हुए तलब से बोला, तुम जरूरी हो, बाकी सब मजबूरी है। अगले दिन सुबह 8 बजे विग्रह जैसे ही काम के लिए घर से गया, उसके तुरंत बाद प्रार्थना जी चामुंडा देवी मंदिर के लिए निकल गए और साथ में विग्रहराज की कुंडली भी ले गई। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने देवी मां के दर्शन किए। उसके बाद पंडित जी को राज की कुंडली दिखाते हुए चिंता से बोली, महाराज, हमारे को बहुत चिंता होती है हमारे छोटे बेटे की। ये हमारे कुंवर राजा की कुंडली है, हमारे गांव के पंडित जी ने बनवाई थी और बताया था कि हमारे छोटे बेटे के जीवन में प्रेम विवाह लिखा है, लेकिन हमारे को उनकी बहुत चिंता होती है। पंडित जी राज की कुंडली देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोले, कर्म तेज है थारे छोरे का, फिर चिंता क्यों? प्रार्थना जी हाथ जोड़कर बोली, कर्म तो तेज ही है, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा तेज और जिद्दी है। हमारे को उनका भविष्य सफल ही देखना है। आप हमारे को बताएं कि सब कुछ ठीक तो है ना इनके आने वाले जीवन में? पंडित जी शालीनता और मुस्कान लिए बोले, छोरा शिव शंभू का पुजारी है ना? प्रार्थना जी बोली, हाँ, इतनी सी उम्र में वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? पंडित जी बोले, बेटा बहुत जिद्दी है आपका, एक बार जिसे पाना चाहे उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहता है। तो बस अब इनकी असली जिद शुरू होने जा रही है, जिसके लिए शायद ये अपनी सारी सीमाएं लांघने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि आपके बेटे के जीवन में असीम संघर्ष, तड़प और इंतजार लिखा है। इनकी जिद पूरी जरूर होगी, लेकिन इन्हें बहुत तड़पाएगी। इनके धैर्य की परीक्षा ली जाएगी स्वयं भगवान शिव द्वारा। लेकिन निश्चिंत रहिए, विग्रहराज सूर्यवंशी का जन्म ही मिसाल कायम करने के लिए हुआ है। पंडित जी की बात सुनकर प्रार्थना जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें खुश होना चाहिए या चिंता करनी चाहिए। प्रार्थना जी गहरी सांस लेते हुए बोली, हमारे को बस हमारे बेटे की खुशी चाहिए और वो उन्हें मिलेगी, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी, लेकिन एक बार हमारे छोरे को आपके पास लेकर आऊंगी, उनके हस्तरेखा भी देख लेना आप। पंडित जी बोले, जैसा आपको उचित लगे, किंतु हमारी तरफ से आपके बेटे के लिए एक सलाह है कि उनसे कहना जितना हो सके अपने क्रोध को नियंत्रण करते हुए आगे बढ़े। प्रार्थना जी ने हाँ कहा और वहां से चली गई। पंडित जी ने उनसे दक्षिणा भी नहीं ली। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में शिवानी के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विग्रहराज का कब्जा हो चुका था, लेकिन वो इतनी तो समझदार है ही कि उसे अपनी पढ़ाई के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना है। वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी और इस बात से अनजान थी कि आज स्कूल में विग्रहराज के पिता प्रयागराज सूर्यवंशी जी आए हुए हैं और इस समय स्कूल की छत पर अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ मौजूद है। दरअसल प्रयागराज जी आज स्कूल इसलिए आए थे क्योंकि वो अपने स्कूल की बड़ी सी जमीन पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाना चाहते थे, ताकि बच्चों को हमारी विरासत और इतिहास के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिले। प्रयागराज जी पूरी स्कूल का मुआयना कर रहे थे कि कहीं कोई भी दिक्कत या कमी तो नहीं है। वो अपने मैनेजर और प्रिंसिपल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनका ध्यान सीढ़ियों पर नहीं था, बल्कि सामने देख रहे थे और उनके पीछे मैनेजर और प्रिंसिपल सर चल रहे थे। अचानक ही प्रयागराज जी का पैर चुका और वो अपने शरीर के वजन को संभाल नहीं पाए और सीढ़ियों से नीचे गिर गए। ये देखकर मैनेजर और प्रिंसिपल घबरा गए और उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से भागने लगे। वहीं उसी फ्लोर की लॉबी में शिवानी और तान्या आ रही थी और नीचे जा रही थी। वे दोनों जैसे ही सीढ़ियों के पास से पहुंची तो दंग रह गए और तुरंत भागी। प्रयागराज जी सीढ़ियों से पूरी तरह से नीचे गिर जाते इससे पहले ही शिवानी और तान्या ने उन्हें पकड़ लिया, वरना उनका सर फूटने ही वाला था। ये देखकर मैनेजर और प्रिंसिपल ने चैन की सांस ली। वहीं शिवानी और तान्या ने प्रयागराज जी को पकड़कर सबसे नीचे वाली कुर्सी पर बैठा दिया। तान्या जल्दी से पानी लेने चली गई। वहीं शिवानी उन्हें संभालते हुए बोली, अंकल जी आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई ना? मीठी और चाशनी जैसी आवाज सुनकर प्रयागराज जी उस कन्या की तरफ देखने लगे और तेज तेज सांस लेते हुए बोले, हम ठीक है बेटी, आपको तो चोट नहीं आई ना? शिवानी चिंतित होकर बोली, आपको घुटनों में लगी है ना? हमें सब पता है। ये देखकर प्रयागराज जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने शिवानी के सर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, हम ठीक है बेटा, और बहुत मजबूत भी। ऐसी छोटी मोटी चोट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजर और प्रिंसिपल उनके पास आए और उन्हें संभालने लगे। तभी तान्या उनके लिए पानी लेकर आई और बोली, पानी पी लीजिए अंकल जी। मैनेजर ने उसके हाथ से पानी का ग्लास लिया और प्रयागराज जी को थमा दिया और शिवानी तान्या एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। प्रयागराज जी ने एक ही घूंट में पानी पिया और अपनी जगह से खड़े होने लगे। तभी उनके घुटनों में दर्द हुआ और वो फिर से वहीं पर बैठ गए। ये देखकर शिवानी को बहुत दुख हुआ और वो उन्हें एक टक देखने लगी। तभी उसने गौर किया कि इस व्यक्ति की शक्ल तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तभी मैनेजर बोले, बड़े हुकुम, चलिए अस्पताल चलते हैं, अगर कुछ सीरियस हुआ तो बाद में कुंवर राजा सबके ऊपर गुस्सा करेंगे। कुंवर राजा सुनकर ही शिवानी के तन बदन में करंट सा लगा। उसने अपनी मुट्ठी खींच ली और धीमी आवाज में बोली, ये कौन है तान्या, और कुंवर राजा कौन है? तान्या धीमी आवाज में बोली, ये श्रीमान प्रयागराज सूर्यवंशी है, हमारे स्कूल के मालिक और राज सर के पिताजी। और कुंवर राजा कौन है वो हमें पता नहीं। तान्या की बातें सुनते ही शिवानी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। एक बार फिर से वो उन्हीं ख्यालों में खो गई और राज सर के हैंडसम चेहरे को याद करके दीवानी होने लगी। अब उसे समझ में आया कि इन अंकल की शक्ल जानी पहचानी कैसे है। ये अंकल तो हूबहू राज सर जैसे दिखते हैं। अब तो शिवानी और भी अधिक आदर और सम्मान से प्रयागराज जी को देखे जा रही थी। तभी मैनेजर उनकी चिंता करते हुए बोला, बड़े हुकुम, हमारी बात मानिए तो अस्पताल चलिए। ये सुनकर प्रयागराज जी अपनी सख्त आवाज में बोले, हमने कह दिया तो बस कह दिया, अब आप हमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैनेजर ने अपनी नजरें झुका ली। तभी शिवानी कुछ कहने लगी तो तान्या ने उसे रोक दिया। प्रिंसिपल आगे आया और चिंतित होकर बोले, सर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना तो ठीक है, लेकिन कम से कम आप ऑफिस में चलिए, वहां पर आराम से सोफे पर बैठ जाइए, वरना आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। इस पर प्रयागराज जी ने हाँ कह दिया और मैनेजर प्रिंसिपल उन्हें सहारा देकर खड़ा करने लगे। ये देखकर शिवानी और तान्या भी उनके पास में आ गई और दोनों लड़कियां भी उनकी मदद करने लगी। प्रयागराज जी अपनी मुस्कान लिए उन दोनों लड़कियों को देख रहे थे जो कितनी संस्कारी और अच्छी हैं। वे चारों मिलकर प्रयागराज जी को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गए। वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके दोनों घुटनों में चोट लगी थी। उन्हें सोफे पर बैठा दिया गया। तान्या और शिवानी उन्हें बैठने में मदद कर रही थी। इसी का फायदा उठाकर मैनेजर बाहर चला गया और उसने मैसेज करके ये सब विग्रह को बता दिया। विग्रह ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो आग बबूला हो गया और एक बार भी सोचे बिना अपनी काली खुली जीप में बैठकर सीधा स्कूल के लिए निकल गया। विग्रहराज के गुस्से का सामना कौन करेगा? या शिवानी और तान्या के लिए कोई सरप्राइज कर रहा है उसका इंतजार? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। चोट लगने के बाद प्रयागराज जी को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाया गया था। वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके दोनों घुटनों में चोट लगी थी। उन्हें सोफे पर बिठा दिया गया था। तान्या और शिवानी उन्हें बैठने में मदद कर रही थी।
इसी का फायदा उठाकर मैनेजर बाहर चला गया और उसने मैसेज करके ये सब विग्रहराज को बता दिया। विग्रह ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो आग बबूला हो गया और एक बार भी सोचे बिना अपनी काली खुली जीप में बैठकर सीधा स्कूल के लिए निकल गया। श्वारनी और तान्या प्रयागराज जी को देख रहे थे। तभी प्रिंसिपल उनकी तरफ देखते हुए बोले, जाइए अब अपनी क्लास में जाइए। दोनों ने ही हाँ कहा और तुरंत ऑफिस से बाहर निकल आई। तान्या थोड़ा आगे चल रही थी, वहीं श्वारनी खोई हुई थी, इसलिए धीरे धीरे चल रही थी। वो बाहर निकलकर ऑफिस का दरवाजा बंद कर रही थी, तभी अचानक उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। सीना ऊपर नीचे होने लगा। उस शख्स की मौजूदगी होने लगी जिसकी वो दीवानी है, जिसके ख्याल वो दिन रात देखती है। श्वारनी के हाथ पांव फूलने लगे। तभी उसके पीछे की तरफ इमारत के प्रवेश द्वार से राज सर अपनी रौबीली और आकर्षक चाल से चलते हुए आगे बढ़ने लगे। विग्रहराज सूर्यवंशी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, उनका तन बदन सिहरने लगा। आंखें उनकी भी तेज होने लगी और तन बदन में कई अरमान जागने लगे जिससे वे अनजान थे। आसपास का माहौल एकदम से अत्यधिक आकर्षक और हसीन होने लगा। उनके कदम ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा ऑफिस के दरवाजे पर एक कन्या उनकी तरफ पीट करके खड़ी थी। उसने आज फ्लोरल पिंक शिफॉन का गाउन पहना हुआ था। अपने लंबे बालों की पूरी टेल बनाई हुई थी जो हवा से लहरा रही थी। ये नजारा देखते ही राज सर के कदम वहीं ठहर गए। उन्होंने तुरंत अपना चश्मा हटाया और अपनी जुनूनी, बेताब, बेचैन और तपिश भरी निगाहों से उस कन्या को देखना शुरू कर दिया। वहीं श्वारनी का रोम रोम खिल उठा था। श्वारनी ने दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। उसके दिल और दिमाग में बस रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। वहीं राज सर का सीना ऊपर नीचे हुए जा रहा था और वे अपनी भूरी निगाहों से उस कन्या को शिद्दत से देखे जा रहे थे। विग्रह की उन भूरी और जुनूनी निगाहों में मदहोशी छाने लगी, लेकिन उसने अपनी नजरें उस कन्या से हटा ली। तभी श्वारनी ने अपनी आंखें खोली और अत्यधिक बेचैनी से बोली, राज सर। उसका इतना ही कहना था कि विग्रह के बदन में करंट सा लगा और उसने दोबारा अपनी नजरें उठाकर इस बार पूरे हक और जुनून से उस कन्या की तरफ देखा और इस बार बिना रुके तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। श्वारनी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वो घबरा रही थी। तभी तान्या उसकी तरफ मुड़ी तो उसने देखा राज सर श्वारनी की तरफ ही आ रहे थे। ये देखते ही तान्या चौंक गई और हड़बड़ाते हुए बोली, राज सर। तान्या के मुंह से ये सुनते ही श्वारनी अपना कंट्रोल खो बैठी। अब उसने आओ देखा न था और सीधा वहां से भाग गई। श्वारनी का यूं भाग जाना राज को अंदर तक खिला गया। उसके कदम वहीं ठहर गए और वो अपनी तलब भरी निगाहों से अभी भी उस कन्या को भागते हुए देखे जा रहा था। वहीं तान्या भी श्वारनी के पीछे पीछे भागने लगी। वो सब समझ रही थी और अगर वो समय से नहीं बोलती तो आज विग्रह ने ठान लिया था कि श्वारनी से आमने सामने मुलाकात हो जाए। दोनों सहेलियां वहां से चली गई थीं और राज सर अभी भी उसी जगह पर खड़े थे और उस कन्या को याद करते हुए जुनून और शिद्दत से बोले, क्या शुरू कर दें एक नई जंग जिसमें तुम आगे और हम तुम्हारे पीछे हो। जानती हो इतने दिन से खुद को रोके हुए हैं कि कहीं कोई आकर्षण तो नहीं, सिर्फ औकात की ही बात हो। लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि तुम बनी ही हो सिर्फ हमारे लिए। अब जो हमारा है उसे तो हमारे पास ही होना चाहिए। राज ऑफिस में चला गया। वहीं दूसरी तरफ श्वारनी बाथरूम में घुसी हुई थी और वॉश बेसिन के पास खड़ी होकर खुद को आईने में देखते हुए घबरा रही थी। उसकी सांसें अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। पूरा शरीर कांप रहा था और गर्म हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज राज सर उसके इतने करीब थे और वो बाल बाल बच गए, वरना न जाने कैसे सामना करती वो उनका जो उसके दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं। श्वारनी कैसा महसूस कर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर तान्या चिंता से बोली, श्वारनी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन राज सर तुम्हें बहुत अलग तरीके से देख रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि जैसा तुम उनके लिए कुछ महसूस करती हो वैसे ही वो भी महसूस करने लगे हैं। और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई मर्द प्यार में पड़ता है तो फिर वो छुप छुप कर प्यार नहीं करता है। वो अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा करता है। वो बगावत करता है, तबाही मचाता है। इसलिए अब हमें डर लग रहा है कि तुम सच में अपने इस अलग तरह के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो या फिर सिर्फ एक तरफा रहकर दूर हटाना चाहती हो। क्योंकि अगर एक बार राज सर आगे बढ़ गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक पाएगी तुम्हें हासिल करने से। तान्या की बात सुनकर श्वारनी डरने लगी और उसका हाथ पकड़कर बोली, ऐसा मत कहो प्लीज। तुम जानती हो ना हमारी फैमिली कितनी रूढ़िवादी है। हमारे यहाँ पर ये सब नहीं चलता। ये सारी भावनाएं हमारे दिल में हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, सिर्फ तुम्हें बताते हैं। अरे हमारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जिस इंसान के प्रति ये भावनाएं हैं हम उसे जाकर ये बता सके, क्योंकि हमारा परिवार, हमारा समाज हमें छूट नहीं देगा। हम डरते हैं अपने मम्मी पापा से ये कहने से और हम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया के सामने ये सच्चाई आए। तुम सही कह रही हो, हमें पीछे हटना होगा, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे और अगर एक मर्द आगे बढ़ गया तो फिर उसे कोई पीछे नहीं हटा सकता। और हम नहीं चाहते कि राज सर जैसी बड़ी शख्सियत हमारे पीछे पड़े, क्योंकि फिर ये बात पूरे समाज में फैल जाएगी और बहुत बदनामी होगी हमारी। हम तान्या इस तरह का क्या करें जो सिर्फ उनके बारे में सोचता है, जो उनके बिना रह ही नहीं पा रहा है, जबकि हम उनसे बात भी नहीं कर पाए अभी तक और उन्हें हमने गौर से देखा भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम न जाने क्यों उनके प्रति वफादार बनते जा रहे हैं। क्या हो गया है हमें। तान्या ने उसे सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, अगर ये आकर्षण होता तो खत्म हो जाता। शायद ये प्यार है और प्यार कभी खत्म नहीं होता, इतना तो हम सब समझते ही हैं। पता नहीं इस अलग से रिश्ते का क्या परिणाम है, लेकिन हम शिव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां मिले और अगर वो खुशियां राज सर के रूप में है तो तुम्हें वो भी मिलना चाहिए। देखना प्यार सच्चा होगा तो भगवान के आशीर्वाद के कारण ये समाज और परिवार भी कुछ नहीं कर पाएगा। बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और अब थोड़ा संभल कर रहना होगा। जितना हो सके कोशिश करो कि उनके सामने ही मत जाओ। अभी शायद उनके मन में तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो, लेकिन अगर धीरे धीरे तुम दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया तो फिर शायद तुम्हारे प्यार में पड़ सकते हैं। तुम्हारी खुशी जिसमें भी होगी तुम्हें वो जरूर मिलेगी। मैं थोड़ा रुककर वो शुभम के बारे में सोचते हुए बोली, शायद जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो अब हमारे कदम भी उसी पर चल रहे हैं। तुम्हारे राज सर के दोस्त से हमें न जाने क्या हो गया है कि हम दिन रात बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। राज सर के बारे में तो फिर भी हम सब जानते हैं, लेकिन उस इंसान के बारे में तो कोई नहीं जानता। नाम भी क्या है ये भी नहीं पता और इतने अजनबी इंसान के प्रति न जाने हम क्या महसूस करने लगे हैं। और तुम्हारी तरह हमारी फैमिली भी रूढ़िवादी है। डर लग रहा है हमें भी, इसलिए अपने आप को रोक रहे हैं और उस इंसान को भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे हम बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2 बार मिले हैं। ये सुनकर श्वारनी हैरान रह गई और दोनों उदासी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वो दोनों मासूम सी लड़कियां ऐसी स्थिति से गुजर रही थीं जिसमें उन दोनों को नया नया आकर्षण हुआ था जो धीरे धीरे प्रेम में बदल रहा था। लेकिन वो दोनों ही अपने समाज और परिवार से मजबूर अपनी अपनी भावनाओं को उस शख्स से नहीं कह पा रही थी जिसके लिए वो दोनों दिन रात सोचती हैं। वहीं कुछ देर बाद गार्ड्स ने प्रयागराज जी को कार में बैठा दिया और उनकी गाड़ी रवाना होकर सीधा वहां से चली गई। तभी इमारत के बाहर लॉन में आकर राज सर अपनी शान और गुरूर से खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर रौब साफ नजर आ रहा था। उनकी निगाहें अत्यधिक आकर्षक और जुनून से भरी हुई नजर आ रही थी। वो अपनी काली जीन्स की जेब में हाथ डालकर स्टाइल से और एटीट्यूड से खड़े हो गए और अपने पिताजी की कार को जाते हुए देखकर अपनी दमदार आवाज में बोले, क्या नाम है उन दोनों लड़कियों का। प्रिंसिपल बोले, श्वारनी पुरोहित और तान्या जोशी। श्वारनी नाम सुनते ही राज का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत प्रिंसिपल की तरफ देखा और बेचैनी से बोला, श्वारनी। प्रिंसिपल सर बोले, जी सर। अचानक ही राज सर के पतले गुलाबी होठों पर बेहद आकर्षक और शानदार मुस्कान आ गई और वो अपनी दमदार आवाज में बोले, तो मुलाकात की जाए इनसे। प्रिंसिपल सर बोले, अगर आप चाहें तो हम उन दोनों को अभी बुलवा देते हैं। ये सुनकर राज सर का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। तन बदन सिहर उठा उनका और वे अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोले, जरूर, हम बागीचे में बैठे हैं, आप उन दोनों को वहीं भेज दीजिएगा।
जरा धन्यवाद तो पेश करें उन दोनों के आगे। इतना कहकर विग्रहराज अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ स्कूल के बागीचे में चला गया। क्या होगा जब विग्रहराज और श्वारिणी का खुलेआम होगा आमना सामना? क्या श्वारिणी विग्रहराज के प्यार में डूबने से खुद को रोक पाएगी? क्या होगा तान्या का शुभम के साथ भविष्य? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम साथ, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। श्वारिणी का नाम सुनकर राज सर का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। तन बदन शहर उठा उनका और वे अपनी दाढ़ी मसलते हुए प्रिंसिपल से बोले, हम बागीचे में बैठे हैं, आप उन दोनों को वहीं भेज दीजिएगा। जरा धन्यवाद तो पेश करें उन दोनों के आगे। इतना कहकर विग्रहराज अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ स्कूल के बागीचे में चला गया। गार्डन में आते ही वो बेचैन और बेसब्र निगाहों से इधर उधर देखने लगा। तभी उनका बॉडीगार्ड बोला, कुंवर राजा आइए, आराम चेयर पर बैठ जाइए। विग्रह अपने बालों को सेट करते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, अभी जरूरत नहीं। इतना कहकर वो गार्डन में टहलने लगा और बार बार गार्डन के एंट्रेंस की तरफ देखने लगा। वो सोच रहा था कि कब आएगी वो लड़की जिसने पिछले कई दिनों से उसे बेचैन करके रखा था और जिसे जाने बिना ही वो खुद को उसका कमिटेड समझने लगा था, उसके प्रति वफादारी निभा रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे उसका सामना करेगा, कैसे बात करेगा, क्या कहेगा, कैसे देखेगा, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। वहीं श्वारिणी और तान्या अपनी क्लास में लेक्चर ले रही थी, लेकिन श्वारिणी का दिल अभी भी बेचैन था। उसे सब कुछ असामान्य लग रहा था। एक तरफ तो उसे खुशी हो रही थी ये सोचकर कि आज राज सर आए थे और उसे अलग तरह से देख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो समाज और परिवार की बंदिशों की वजह से दुखी हो रही थी। उसका एक बढ़ता कदम सब कुछ खराब कर सकता था। उसका एक बढ़ता कदम सब कुछ खराब कर सकता था और परिवार की बदनामी कर सकता था। इसलिए अब उसे संभल कर चलना होगा और अपनी मासूम भावनाओं को जरा नियंत्रण में रखना होगा, वरना उसके माता पिता उसकी पढ़ाई तक बंद करवा सकते थे। लेकिन वो करे भी तो क्या करे? उसे राज सर का जिक्र भी अच्छा लगने लगा था, तो खुद को उनसे दूर कैसे करे? श्वारिणी के दिल और दिमाग में यही सब चल रहा था और पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं जा रहा था। तभी स्कूल का एक सर्वेंट उसके क्लास के दरवाजे पर आया और बोला, एक्सक्यूज मी सर, मिस श्वारिणी पुरोहित और मिस तान्या जोशी को प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है। इतना कहकर सर्वेंट वहां से चला गया। श्वारिणी और तान्या हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि अब क्या हुआ। उनके क्लास टीचर ने उन दोनों को भेज दिया। वे दोनों आगे बढ़ने लगी। श्वारिणी की खूबसूरत निगाहें बेकरारी से राज सर को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका दिल उससे कह रहा था कि उसके राज सर यहीं कहीं मौजूद है, लेकिन उसे लगा कि शायद वे चले गए हैं। श्वारिणी कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस अपने दिल के आगे मजबूर थी। दोनों सहेलियां प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गई और बोली, जी सर। प्रिंसिपल ने उन दोनों को देखते हुए गर्व महसूस किया और बोले, शाबाश बेटा, आप दोनों ने आज इतना अच्छा काम किया है कि हम तो खुशी हो गए। ऐसे ही बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। अपनी तारीफ सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो गई। तभी प्रिंसिपल ने कहा, अभी आप दोनों बाहर गार्डन में जाइए। मिस्टर विग्रहराज सर आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आपसे थैंक यू कहना है क्योंकि आपने उनके पिताजी की मदद की है। ये सुनते ही श्वारिणी के हाथ पैर फूलने लगे। उसने घबराते हुए तान्या की तरफ देखा तो तान्या भी उसकी तरफ देखने लगी। तभी प्रिंसिपल ने कहा, अब जाइए भी, उन्हें ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं है। वैसे तो वो लड़कियों से बात भी नहीं करते, लेकिन आप दोनों लकी हैं कि वो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने काम ही इतना अच्छा किया है। प्रिंसिपल के कहे एक एक शब्द श्वारिणी के कानों में गूंज रहे थे। तभी प्रिंसिपल ने कहा, जल्दी से जाइए, उनसे मिलकर आइए और हाँ, बहुत अच्छे से और रिस्पेक्ट से पेश आना उनके सामने। दोनों सहेलियों ने हाँ कहा और ऑफिस से बाहर निकल गई। श्वारिणी तो खोई हुई थी। तभी तान्या बोली, क्या करें बताओ, क्या तुम जाना चाहती हो उनके सामने? श्वारिणी ने गहरी सांस ली और बेचैनी से बोली, मैं उस इंसान के सामने नहीं जा सकती जिनके ख्याल मुझे बेचैन कर देते हैं। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका सामना कर सके। हम पूरी तरह से फंस चुके हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तान्या ने उसका हाथ पकड़ा और हिम्मत देते हुए से बोली, हम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो सीनियर हैं, ऊपर से स्कूल के मालिक भी हैं और हमसे थैंक यू भी तो कहना चाहते हैं। हो सकता है हम दोनों ही कुछ ज्यादा सोच रही हो, उनके मन में ऐसा कुछ भी ना हो, वो हम दोनों को सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह बुला रहे हो और थैंक यू बोल रहे हो। और फिर भी अगर कुछ हो तो तुम उनके सामने देखना ही मत। अगर हम सामने से किसी को भाव देंगे ही नहीं तो कोई इंसान क्यों ही हमारे प्यार में पड़ेगा। बिल्कुल सामान्य तरह से बर्ताव करना, जैसा कि हम बाकी सभी लोगों के साथ करते हैं, बाकी अजनबियों से करते हैं। सम्मान देना, हेलो बोलना और फिर निकल लेना, बस इतना ही। श्वारिणी ने हाँ कहा और दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्डिंग से बाहर निकल गईं। श्वारिणी के कदम डगमगा रहे थे और उसकी सांसें तेज हो रही थी। जैसे जैसे वो गार्डन के करीब जा रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी राज सर के सामने जाने की, लेकिन वो उनका अनादर नहीं कर सकती थी, इसलिए जाना पड़ रहा था। अब दोनों लड़कियां जैसे ही गार्डन के एंट्रेंस के पास पहुंची, तभी श्वारिणी ने अपनी बेचैन और बेताब नजरों से झाड़ियों के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तन बदन सिहर उठा। गार्डन के बीचों बीच चेयर पर एक व्यक्ति किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे जिनमें वो बेहद आकर्षक नजर आ रहा था और हसीन भी। उसके हाथ में महंगी ब्रांड की घड़ी थी और उसी हाथ से उसने सामने टेबल पर रखे कॉफी के कप को उठाया हुआ था। ये सब देखकर तो श्वारिणी ने तान्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और घबराती हुई बोली, हम इनके सामने नहीं जा सकते, हम खड़े ही नहीं रह पाएंगे, गिर जाएंगे, प्लीज तुम चली जाओ, कोई बहाना बना दो। तान्या बोली, श्वारिणी तुम कुछ देर के लिए भूल जाओ कि तुम्हारे मन में उनके लिए कुछ है और ये सोचकर आगे बढ़ो कि तुम किसी अजनबी से मिलने जा रही हो। श्वारिणी बोली, नहीं नहीं, तुम समझने की कोशिश करो तान्या, हमारे ऊपर क्या बीत रही है। ये वही इंसान है जिन्होंने हमें बेचैन करके रखा है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं अपनी भावनाओं को कि क्यों हम उनके प्रति इतना आकर्षित हैं। क्या भविष्य है हम दोनों का, हम उनके सामने कैसे जा सकते हैं? क्या तुम उनके सामने जा सकती हो जिनसे तुम मिली थी? बताओ, क्या तुम उनसे आंखों में आंखें मिलाकर बातें कर सकती हो? नहीं कर सकती हो ना, तो बस हम भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस बात पर तो तान्या भी खामोश हो गई। वहीं राज सर ने कॉफी के कप को टेबल पर रखा और अपनी बेचैन और बेसब्र नजरों से इधर उधर देखने लगे। विग्रह बेचैन हुए जा रहा था। अब उससे नहीं रहा गया तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए अपनी आकर्षक चाल से टहलने लगा। वहीं झाड़ियों के पीछे छुपकर खड़ी श्वारिणी आंखों में खुशी के आंसू लिए राज सर को देखे जा रही थी। श्वारिणी सच्ची शिद्दत से विग्रह को पुकार रही थी, तो वो कैसे नहीं सुनता। उसने भी तुरंत अपनी दाईं तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर उसके होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई, जिसे देखकर तो श्वारिणी उसी पल अपना सब कुछ खो बैठी और भावुक होकर बोली, ऐसे इंसान से कोई कैसे दूर रह सकता है तान्या? हम तुमसे कह देते हैं कि उन्हें हम दोनों का नहीं, सिर्फ हमारा इंतजार है और ऐसा हम होने नहीं दे सकते। उनकी ये मुस्कान सब कुछ बयां कर रही है। तान्या ने गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। तब तक विग्रह भी अपनी धुन में मग्न आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गया और अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपने मन में जुनून से बोला, गलत क्या सही क्या अब हमें ना पता है, हमें तो बस तुम्हारा इंतजार है। इतना कहते हुए राज सर ने अपनी आंखें बंद करी। तभी तान्या ठीक उनके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी नजरें झुका ली। राज सर को कोई होश नहीं था। तभी उनका गार्ड बोला, कुंवर राजा। इतना सुनते ही राज सर ने अपनी आंखें खोली तो तान्या थोड़ा घबरा गई और डर के मारे कांपने लगी। विग्रह ने अपनी बेचैन जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से तान्या के इर्द गिर्द देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया और ये देखकर राज सर के होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। अपनी टांग पर टांग रखकर वो किसी शाही और रौबदार राजा की तरह बैठ गए। उन्होंने एक बार भी तान्या की तरफ नहीं देखा और वो पहचान भी गए थे कि ये वो लड़की है ही नहीं जिसका उन्हें इंतजार है। वे मन ही मन जानते भी थे कि वो लड़की इतनी आसानी से उनके सामने नहीं आएगी। राज सर ने गहरी सांस ली और अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में अपनी घड़ी की डायल को देखते हुए बोले, गुड आफ्टरनून मिस तान्या जोशी। ये सुनते ही तान्या को काफी हैरानी हुई कि राज सर को कैसे पता कि वही तान्या है। तान्या को सब समझ आ रहा था कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है और वो आदर से बोली, गुड आफ्टरनून राज सर। विग्रहराज अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोला, तो वो नहीं आई। ये सुनते ही तान्या घबराने लगी और बोली,
वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो क्लास में ही बैठी है। तान्या की बातें सुनकर अपनी घड़ी के डायल को देखते हुए राज सर के होठों पर शानदार मुस्कान आ गई और वे जुनून से बोले, समझ सकते हैं, लेकिन उनसे कह देना कि बहुत जल्द हमारा उनसे और उनका हमसे सामना होने जा रहा है। इतने दिनों से हम ढील दे रहे थे, इसलिए वो बची हुई थी, लेकिन अब इस रिश्ते की डोर हम स्वयं कसकर पकड़ने वाले हैं और उसको हमारे सक्षम लाकर रहेंगे। इतना कहते हुए विग्रह गुरूर और शान से अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी आंखों पर आते रेशमी बालों को पीछे करते हुए वहां से जाते हुए बोला, हमारे बाबा साहब की मदद करने के लिए आपका धन्यवाद और आपकी मित्र को हम अलग से मिलकर अकेले में धन्यवाद देंगे। क्या विग्रहराज का श्वारणी के लिए औकात से शुरू हुआ सफर प्यार में बदल चुका है? क्या होगा जब विग्रहराज और श्वारणी का आमना सामना होगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी पालम साहब, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।